गुड मॉर्निंग भाई साहब। हुस्ना गुड मॉर्निंग। रेशिका अब्दुल रिदम निष्ठा गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वंशिका अभिषेक रजा अल्ताफ गुड मॉर्निंग। समर्थ मिटियन गुड मॉर्निंग। विवेक कुमार गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई, कैसे हो? सत्य प्रकाश फोनिक्स काव्या गुड मॉर्निंग। रंजन क्या क्या सीन है भाई? अबरार गुड मॉर्निंग। दरक्षण गुड मॉर्निंग। वैभव मिश्रा गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो? राजनंदनी मौर्य गुड मॉर्निंग भाई। वैभव स्वाति दिव्यांक नीलाक्षी राजदीप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। विनय गुड मॉर्निंग। तौसीन गुड मॉर्निंग। पृथ्वी गुड मॉर्निंग भाई। सुफानी गुड मॉर्निंग। शौर्य गुड मॉर्निंग। प्रांजल टाइचुन गुड मॉर्निंग। आशीष पवन अमित गुप्ता बंटी पल्लवी अमित उजैर सतीश कुशाग्र गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। माधव गुड मॉर्निंग। कृष लकी अभिनव, अरे अब रिपीट मार रहे हैं। रिपीट हो गया भाई, 10 बच्चे पूरे हो गए। ये रिपीट हो गया, 10 बच्चे थे, 10 लोगों ने गुड मॉर्निंग कर दी है, अब रिपीट हो गया। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अल्फेज गुड मॉर्निंग। स्पर्शता गुड मॉर्निंग। आतिथ अहमद अभिनव, बहुत सारे लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा नाम क्या है। तनु नमन गुड मॉर्निंग। शुभम अरहाम गुड मॉर्निंग। ड्रॉपर आयुष गुड मॉर्निंग। आयुष वर्मा गुड मॉर्निंग। अमन आदित्य अरीजा नाज गुड मॉर्निंग भाई। काजल स्पर्शिता प्रिंस गुड मॉर्निंग। अनस कैसे हो भाई? राफिया मनीषा गुड मॉर्निंग। वसीम गुड मॉर्निंग। ईशान सुभान गुड मॉर्निंग। प्रिंस प्रिंस यार, 2 प्रिंस बार बार आते हैं। वैदिका गुड मॉर्निंग। जैनब अंशिका गुड मॉर्निंग। दर्शन दर्शन गुड मॉर्निंग। गगन ओम वंदना गुड मॉर्निंग भाई। केशव अनिकेत आयुष सबको गुड मॉर्निंग। चैट बंद कर देते हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से डॉट्स देख लेते हैं भाई, डॉट्स कैसे चल रहे हैं। डॉट्स खतरनाक है सर। आज सुबह में नींद में नुमेरिकल बना रहा था, सुबह नींद में नुमेरिकल बना रहे थे, बताइए ये हालत है। बहुत बढ़िया सर। ईजी के पेज बहुत निकल रहे हैं यार। ये वाली वीरेंद्र तुम बात तो सही कह रहे हो यार, पेज जो है कुछ बच्चों ने और भी बताया था, लेकिन ये तब की प्रॉब्लम थी जब शुरू में ईजी ली थी, तो शुरू में कुछ गड़बड़ हुई थी, उसके बाद तो लोगों ने नहीं बताया। लेकिन हो सकता है ऐसी दिक्कत हो यार, इसके लिए तो हम तो खैर हम अपनी तरफ से तो सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि तुम तो किसी और को कुछ बोल ही नहीं सकते। बट ये गलती यार हमारी नहीं है, ये पब्लिकेशन की तरफ से जो प्रिंटिंग है उसकी वजह से दिक्कत। उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 100 में से 1-2 किताबों के साथ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में यार देखो, अब क्योंकि अगर तुमने अभी ली है, हाल फिलहाल की बात है, तो अगर रिटर्न हो सकती है तो उसको रिटर्न करके दूसरी ले लो, और अगर नहीं है तो यार अब एक आध जगह सुई हुई मार के सिल दो, साला देखा जाए, समझ रहे हो? सर जैसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताया था वैसे अपना एड्रेस भी बता दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या बातें कर रहे हो? कल रात के यहाँ डाउट्स हैं सर, आपने तो कभी मेरा नाम ही नहीं लिया आयुष राज। बात तो तुम सही कह रहे हो दोस्त। सर जैसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, बहुत बढ़िया, सारे डॉट्स हमने आज खत्म कर दिए, बहुत बढ़िया। चलिए, कल जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और उसके बाद जो है हम कुछ और सवाल भी तुम्हें करने के लिए देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जो है एक शीट अपलोड करवा दें, जिसमें जिसमें थर्मोडायनेमिक्स 1 फर्स्ट लॉ से रिलेटेड सवाल, और बहुत सीधे सवाल, बहुत सीधे सवाल देंगे, ताकि एक एक लेवल तुम्हारा तैयार हो जाएगी। भाई हीट दे रखी है, वर्क डन कितना, वर्क डन दे रखा है, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकलेगा, डेल्टा एच का रिलेशन डेल्टा यू के साथ, ऐसे समझ लो जो सवाल वो मेंस लेवल पर पूछ रहा है, वो बेसिक एक 30-40 सवालों की एक शीट दे देंगे, उसको करने की कोशिश करना। तो दूसरा ये है कि कल जो है थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने अब मैंने कोशिश की थी कि बहुत समय बर्बाद ना करके एक बिल्कुल मुद्दे की बात उठाई जाए, और मुद्दे की बात यह थी कि भाई किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच का मतलब है उस रिएक्शन में कितना हीट का लेन देन हो रहा है। तो वो डेल्टा एच एंडोथर्मिक हो सकता है, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है। लेकिन चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उस डेल्टा एच का कुछ नाम भी रखा जा सकता है। नाम रखने का तरीका क्या है? नाम रखने का तरीका है कि भाई जैसे हम लोग भी अपने नाम रखते हैं, तो अगर कोई हिंदुस्तान का आदमी है तो उसका नाम राजू चिंटू रख दिया, और कोई मान लीजिए जो है वो अमेरिकन है तो कोई उसका नाम जेफ वेफ करके, समझ लो, उसका नाम जो है कुछ
इलॉन मस्क रख दिया, तो अलग अलग जगहों को देखकर उसका नाम रख दिया जाता। तो वैसे ही अब ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में भी लोगों के नाम जो है राजू चिंटू रखे जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे ही जो है इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन को देखकर उसका नाम रख दिया जाता है कि देखने वाले कहेगा अरे ये तो लग रहा है किसी चीज का फॉर्मेशन रिएक्शन है। अब फॉर्मेशन रिएक्शन किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पता चला आप यही नहीं देख पा रहे हैं कि वो जगह कौन सी है, पता सर आप सोच रहे हैं कि हम अमेरिका में हैं जबकि आप जो है बैठे हुए हैं श्रीलंका में। अब ऐसे में आप नाम रख रहे हैं उसका जो है इलॉन मस्क, श्रीलंका ने सोचा अजीब बेवकूफ आदमी कैसे नाम रख रहा है ये, समझ लो। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या है और उसको कैसे आपने पहचाना कि ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है। तो कल हमारी बात हुई थी अगर वो रिएक्शन फॉर्मेशन की है तो इसका मतलब हो क्या रहा होगा, एक मोल साहब बन रहे होंगे। पहली बात, बनना एक मोल, समझिए बात को, एक मोल साहब बन रहे होंगे और किससे बन रहे होंगे, उस साहब के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिससे वो साहब मिलके बने उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट से। यानी जिस स्टेट में वो कंस्टिट्यूएंट्स एग्जिस्ट करते हैं 1 बार प्रेशर 298 केल्विन पर, अगर वो उससे बनाया जा रहा है वो एक मोल, तो ऐसे में उस रिएक्शन को फॉर्मेशन रिएक्शन कहा जाएगा और इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सब्सटेंस रखा जा सकता। साथ में यह भी बोला गया था कि जो लोग जिस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जो उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है, जो एलिमेंटल स्टेट है, उस स्टेट के टाइम पर उनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो मानी जाती। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन गैस आपके सामने लिखी हुई है तो आप हाइड्रोजन गैस की हीट ऑफ फॉर्मेशन को जीरो समझ लीजिएगा, O2 गैस की हीट ऑफ फॉर्मेशन को जीरो समझ लीजिएगा, सोडियम सॉलिड लिखा है तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को जीरो समझ लीजिएगा। यानी जो आदमी जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन उस फॉर्म में जीरो मानी जाती है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि सर ठीक है हम रिएक्शन को देखकर जो है ये काम कर लेंगे, लेकिन नाम आपको जो रखना है रख लीजिए सर। अब ठीक है ये तो डेल्टा एच का नाम है सर, आपको जो नाम रखना है रख लीजिए, नाम आप कुछ भी रख लीजिए सर, लेकिन एक चीज तय है सर कि डेल्टा एच को लिखने का जो तरीका है वो तो नाम वाली बात अलग हो गई सर, और माहौल को देखकर हमने उसका नाम रख दिया, नाम आपको जो रखना रख दीजिए, लेकिन उस डेल्टा एच को निकालने का तरीका एक ही है सर, अभी के लिए एक ही है। वो क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन इंथैल्पी में से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन इंथैल्पी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आपको उस रिएक्शन का डेल्टा एच मिल जाएगा और उस डेल्टा एच का जो भी नाम आपको रखना था रख दीजिएगा, वही उसकी डेल्टा एच फॉर रिएक्शन, खत्म। यानी आपने किसी भी रिएक्शन का जो नाम रखना है डेल्टा एच का रखते रहिए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स करके ये काम कर सकते हैं अभी के लिए। ठीक है ये। अच्छा सर, अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा और आगे बात बढ़ाएं, मान लीजिए थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएं तो हो सकता है ये तो अगर मैं थोड़ा सा और रिएक्शन के बारे, कुछ सवाल भी तुम्हें कल हमने उल्टे सीधे करने के लिए दिए थे, बहुत आसान से सवाल थे, अगर उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात करें तो तुमने, मेरे ख्याल से सब लोगों ने वो सवाल करे भी होंगे, आसान से सवाल थे। अब जरा इसी में यार एक बात और जोड़ना चाह रहे हैं जो कि हमारी अगली रिएक्शन, अगली क्या है, अगली रिएक्शन ये कि वो ये कह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिएक्शन हो रही। मैंने कहा अच्छा, वो कह रहा है वो जो रिएक्शन है मुझे उस रिएक्शन का नाम रखना है, उस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम रखना है। तो मैंने कहा भाई जिस इलाके में हो वही नाम रख देना। तो उसने कहा कि जो है हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पर कंबशन हो रहा है। तो मैंने कहा तुम कैसे पहचानते हो कि कंबशन हो रहा है, तो हमें यह पहचानना आना चाहिए कि वो रिएक्शन कंबशन की रिएक्शन है। उसके लिए मुझे कंबशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और डेफिनेशन यही है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, यानी वो हीट जो निकल रही है ड्यूरिंग कब, एक मोल सब्सटेंस के कंप्लीट कंबशन के लिए। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मोल सब्सटेंस कंप्लीटली एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, पूरी तरह से वो कंबस्ट हो जा रहा है, पूरी तरह से वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन आपके सामने दिखाई दे रही है तो उसको आप कंबशन रिएक्शन कहेंगे और उस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ कंबशन रखा जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एक मोल सब्सटेंस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए। यानी इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई वो ये है कि 1 मोल हमारा सब्सटेंस होना चाहिए जो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने जा रहा है। यानी 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने जा रहा है। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब है उस एलिमेंट, उस कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी मैक्सिमम तक पहुंच जाए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो जाए, दैट इज कंबशन रिएक्शन। अगर ऐसा हो रहा है तो उस रिएक्शन को कंबशन बोलेंगे और उस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ कंबशन रखा जाएगा। लेकिन निकालना हुआ तो एक ही तरीका है अभी के लिए, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन माइनस करना है। जैसे कि आपके सामने ये
अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर CH4O2 से रिएक्ट कर रहा है। हाँ सर, हो सकता है CH4O2 से कंप्लीटली रिएक्शन कंप्लीट ना हो रही हो, तो अगर ये कंप्लीट नहीं हो रही है तब तो इसको कंबशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा चेक करके देखते हैं। यहां पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4, यानी यहां पर अगर आप कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये -4, हाइड्रोजन प्लस में होगा, कार्बन माइनस में होगा। लेकिन यहां पर कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो +4। इसका मतलब ये हुआ सर कार्बन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा चुका है +4 में। इसका मतलब दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्योंकि 1 मोल मीथेन का कंबशन हो रहा है, सो दिस इज कंबशन रिएक्शन, एंड इट इज कंबशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो भी हीट का इवोल्यूशन हो रहा है सर, दैट इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन, जिसका नाम हीट ऑफ कंबशन रखा जाएगा। अब सर नाम को जो रखना रख दीजिए, लेकिन उसकी रिएक्शन के डेल्टा एच को निकालने का एक ही तरीका है, प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन एंथैल्पीज में से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इस रिएक्शन के डेल्टा एच की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो उस रिएक्शन के डेल्टा एच की वैल्यू का नाम क्या होगा सर? दिस इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4। पहली बात तो ये ठीक है, ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 होगी। दिस इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4। क्यों? क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन। और सर क्योंकि डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, तो वो तो एक ही तरीका है, प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन एंथैल्पीज में से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस कर दीजिए। यानी फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको किसकी चाहिए सर? एक तो आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी CO2 की चाहिए, फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको एक तो CO2 की चाहिए, प्लस 2 गुनी चाहिए किसकी? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O। सर H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहिए, माइनस रिएक्टेंट साइड में कौन आएगा सर? CH4 की फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहिए, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH4। और सर मजे की बात क्या है, हमें 2 गुनी O2 की भी फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहिए, 2 गुनी O2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहिए। लेकिन सर O2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी तो 0 होगी, क्योंकि O2 अपनी उसी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है जिस स्टेट में वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। इसलिए इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को क्या कंसीडर किया जाता है? 0। तो अगर आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, जिसका नाम आपने क्या रखा है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, उसको निकालने के लिए मुझे इन तीनों की फॉर्मेशन एंथैल्पीज दे दीजिए। मैं आपको अभी इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करके बता दूंगा, जिसको क्या कहा जाता है? कंबशन ऑफ मीथेन। क्लियर? यानी कंबशन रिएक्शन क्या है? कंबशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा हो, उस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कहा जाएगा। उस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ कंबशन रखा जाएगा। अब नाम कुछ भी हो, डेल्टा एच को निकालने का एक ही तरीका है, प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन को रिएक्टेंट्स के फॉर्मेशन से माइनस कर दीजिए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पर मैं जरा सा 2 बातें जोड़ना चाह रहा हूं। अब वो अभी 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 जोड़ता हूं, जरा 1 सेकेंड। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जैसे कि मान लीजिए हमसे कहा जाए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैं तुम्हें कल मैंने बताया था कि मेरे 4 रूल्स होंगे, उनको फॉलो करोगे तो तुम बहुत ज्यादा आसानी से ये सवाल कर सकते हो। तो 2 बातें कल हुई थी। एक तो डेल्टा एच को डिफाइन किया गया था, डेल्टा एच को नाम रखने का तरीका बता दिया गया था। आज तीसरी एक बात और बोलने जा रहा हूं, और ये सब छुपी छुपी हुई बातें किताबों में बड़े लंबे लंबे तरीकों से सॉल्व करके दिखाया जाता है। तुम्हारे सामने बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2। कार्बन की जो कंबशन एंथैल्पी होती है वो CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सर कैसे आप कर सकते हैं ये बात? तो चलो मैं इसको अलग से दिखाता हूं। एक काम करते हैं, इसको हम अलग से नोट करते हैं। कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन। जरा बताइए, कार्बन की कंबशन एंथैल्पी आप कैसे लिखेंगे? मुझे सोच के बताइए। सर अगर आपको कार्बन की कंबशन एंथैल्पी लिखनी है, इसका मतलब आपको किसी एक ऐसी रिएक्शन के डेल्टा एच से मतलब है जो कंबशन की रिएक्शन है सर, कार्बन के कंबशन की रिएक्शन, तभी उसी के डेल्टा एच का नाम क्या रखा जाएगा? कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन। तो मैंने कहा कि भाई कार्बन के कंबशन के लिए मैंने ये रिएक्शन लिखी है। 1 मोल कार्बन का कंप्लीट कंबशन करना चाहते हैं, और तुम सब जानते हो कंप्लीट कंबशन का मतलब है CO2 गैस का बनना। कंप्लीट, मेरी बात समझे कि नहीं सर? क्योंकि कार्बन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 होती है।
तो इसका मतलब यह हुआ कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए सर, यानी कार्बन कहां चला जाना चाहिए, +4 में। तो दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल कार्बन। अच्छा, क्या ये मानते हो कि सर ये जो रिएक्शन आपने लिखी है इसको मैं कंबशन इंथैल्पी, इस रिएक्शन के डेल्टा एच को कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन भी बोल सकता हूं? मानते हो कि नहीं ये बात? सर देखिए, अभी आपने डेफिनेशन बताई थी, 1 मोल आदमी को कंबस्ट करना है कंप्लीटली। अगर ऐसा हो रहा है तो उस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कहेंगे और उस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ कंबशन रख सकते हैं। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, इस रिएक्शन के, बहुत ध्यान से देखना, इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम क्या मैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन रख सकता हूं? हां सर, दिस इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड, बिल्कुल सही है सर, यह हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड बोला जा सकता है। क्लियर है? एक बार समझो जरा, क्या इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बोला जा सकता है? हां सर, इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बोला जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब और जरा सोच के देखते हैं, क्या ये CO2 की फॉर्मेशन रिएक्शन भी है? जरा ध्यान से देखो, क्या ये CO2 की फॉर्मेशन रिएक्शन भी? तो मैंने कहा एक सेकंड रुकिए, CO2 गैस की फॉर्मेशन रिएक्शन का मतलब क्या डेफिनेशन था? 1 मोल CO2 बनना चाहिए, बन रहा है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, किससे बनना चाहिए? सर उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की मोस्ट स्टेबल स्टेट एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन। सर कार्बन है, ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट ग्रेफाइट है। सर दिस इज ग्रेफाइट, सॉलिड मैंने बताया था, जब भी लिखा हो तो उसे ग्रेफाइट समझते हैं। और ऑक्सीजन सर गैस के फॉर्म में। अरे सर, दिस इज 1 मोल फॉर्मेशन फ्रॉम इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की मोस्ट स्टेबल स्टेट, सो दिस अगेन द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2। यानी इसी रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम क्या रख सकते हैं? इसी रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी रख सकते हैं। बताइए, समझे? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हारे लिए, तीसरी मेरी जो लॉ जो मैंने बताया था कि 4 रूल्स तुम्हें बता रहा था, उसमें जो तीसरा रूल तुम्हें बताने जा रहा हूं वो ये है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, दिस इज ऑल्सो नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ये लिखा है, बिल्कुल उसी तरह से आप ये काम हाइड्रोजन के लिए भी कर सकते थे। जरा करके देखते हैं। सर अगर आप यही काम हाइड्रोजन के लिए करते हैं, ये कार्बन के कंबशन के लिए, ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई। ठीक, अच्छा, अब यही चीज हम लाते हैं हाइड्रोजन के लिए। चलिए सर, हाइड्रोजन के लिखते हैं कंबशन इंथैल्पी ऑफ, हाइड्रोजन की कंबशन इंथैल्पी की बात करते हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन के कंबशन इंथैल्पी की बात करेंगे तो क्या होगा? सर हाइड्रोजन के कंबशन का मतलब है हाइड्रोजन को आग लगा देते हैं, तो H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O। ये सर H2O गैस, H2O लिक्विड। सर ये हमारा हाइड्रोजन की कंबशन की इक्वेशन। तो अब अगर ये हाइड्रोजन के कंबशन की इक्वेशन है, तो ऐसे में क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं कि इस रिएक्शन में, सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो गई सर, ये बैलेंस हो गई। ठीक, अच्छा, अब आप ये बताइए, इस रिएक्शन का भी अपना एक डेल्टा एच होगा? हाँ बिल्कुल है, डेल्टा एच होगा। उसको आप डेल्टा एच आर बोलते हैं? हाँ सर, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इस हीट ऑफ रिएक्शन का नाम क्या रखेंगे? तो सर मुझे एक नाम तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सर, दिस इज कंबशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। सर क्यों? क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन को कंबस्ट किया जा रहा है और हाइड्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, 0 से +1। सर इसका मतलब है सर हाइड्रोजन पूरी तरह से खराब हो रहा है, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो इस रिएक्शन का नाम डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल रख देना चाहिए सर, बिल्कुल रख देना चाहिए। अच्छा, क्या आप देख पा रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन के कंबशन के साथ साथ 1 मोल पानी भी बन रहा है? हाँ सर, पानी भी बन रहा है। अब पानी जो बन रहा है वो 1 मोल बन रहा है, हमने कहा, और कह रहे हैं कि किससे बन रहा है? हमने कहा वही अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की मोस्ट स्टेबल स्टेट, गैसियस स्टेट से। तो इसका मतलब है सर, इस रिएक्शन के नाम को, इस डेल्टा एच के नाम को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। हाँ, आप हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 बोल सकते हैं। सर यहां से जो नतीजा निकल के आता है वो ये आता है कि जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन होती है सर, उसको हम दूसरे एक और नाम से भी जानते हैं, एंड दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। इसका मतलब ये हुआ सर, मेरे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए। समझे बात को? यानी मैं इस बात को भी ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। यानी ये जो 4 बातें हैं, ये 4 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब मैं वो चारों बातें एक बार फिर से तुम्हें बताता हूं। पहली बात, अब तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। पहली बात क्या है? ये रूल लेते हैं,
पहला रूल क्या है? पहला रूल हमने बनाया है डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू बल्कि ऐसे लिखते हैं, पहले कौन सा रूल है, कहीं लिखा है क्या? द नेम ऑफ द डेल्टा एच आर इज कैन बी डिफाइंड बाय सीइंग द रिएक्शन। पहली बात, ये एक हमारा पहला रूल हो गया कि जो क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है सर ये कोई नए नए नाम है, कंबशन, ये वो ना, ये सारे नाम डेल्टा एच रिएक्शन के। सिर्फ रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपने कहा अरे यार एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, ये तो इसे तो न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अगर उस रिएक्शन में जो भी हीट का लेन देन डेल्टा एच हो रहा है, जो भी, चाहे वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो चाहे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, उस डेल्टा एच का नाम क्या रख देंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, रिएक्शन को देखकर आप उसका नाम डिसाइड कर लेते हैं, नाम कुछ भी रख दीजिए, है वो डेल्टा एच, नाम कुछ भी रख दीजिए, है वो डेल्टा एच। और दूसरा रूल ये बनाया गया है, क्योंकि वो डेल्टा एच है, नाम कुछ भी हो, क्योंकि वो डेल्टा एच है, तो उसको निकालने का तरीका एक ही है। वो क्या है? डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, इज ऑलवेज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। चाहे कुछ भी हो, डेल्टा एच निकालने का तो एक ही नाम रखा जाता है। यानी फाइनली आपको जो भी लिखना हो, यानी अगर रूल की बात करें तो पहला रूल जो बनाना चाहिए वो यही बनाना चाहिए कि आप किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को, डेल्टा एच इन द सेंस कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही, तो उस केस में या तो हीट निकल रही होगी या हीट आप दे रहे होंगे। तो अगर वो हीट इवॉल्व हो रही है तो दैट रिएक्शन शुड बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड अगर आप उसके अंदर हीट डालकर उस रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं तो इट शुड बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डेल्टा एच को देख रहे हैं तो आप जो भी डेल्टा एच, उसको रिएक्शन को देख के उस डेल्टा एच का नाम डिफाइन करिए। जैसे अगर आपको लगता है ये जो रिएक्शन हो रही है ये फॉर्मेशन की रिएक्शन, तो आपने उस डेल्टा एच का नाम रख दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है यार एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, तो आपने उस डेल्टा एच का नाम रख दिया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डेल्टा एच को डिफाइन करने का एक ही तरीका है कि आप प्रोडक्ट साइड के फॉर्मेशन एंथैल्पीज को रिएक्टेंट साइड के फॉर्मेशन एंथैल्पी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सवालों में हमें फॉर्मेशन एंथैल्पीज जनरली रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की गिवन होंगी, लेकिन यह पॉसिबल है कि जब गिवन ना हो तो ऐसे प्रोसेस में अगर वो ऐसा एलिमेंट है जो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है एट 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, देन द हीट ऑफ फॉर्मेशन शुड बी जीरो। उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को जीरो कंसीडर किया जाना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत सिंपल सा रूल बनाए गए हैं, बहुत सिंपल से प्रोसेस बनाए गए हैं। अगर इसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश करें तो क्या निकल के आता है? द नेम ऑफ डेल्टा एच आर कैन बी डिफाइंड बाय सीइंग द रिएक्शन, पहला रूल। दूसरा रूल, नाम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी रखा जाए फर्क नहीं पड़ता। काम की बात क्या निकल के आती है? काम की बात यह है कि प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन एंथैल्पीज को रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी से सबट्रैक्ट करना होगा। तीसरा रूल जो फैसल्स रूल बनाया गया है, ये कोई रूल नहीं है यार, सिर्फ इसलिए नाम करके लिख दिया मैंने ताकि तुम इसको याद रखो, ताकि तुम इसको ध्यान रखने की कोशिश करो। यानी अगर मैं इसी केस में अगर मैं तीसरी पॉइंट को उठाऊं जो अभी हमने लिखा था, वो तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि सर तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं, वो ये है कि कंबशन इंथैल्पी किसकी किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की सर। कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन, कभी भी कार्बन सॉलिड की कंबशन इंथैल्पी दे रखी हो तो इनडायरेक्टली इट इज व्हाट सर? इट इज इनडायरेक्टली फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2। अभी बात हुई थी फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2। सर इसी तरह से जो चौथा रूल आपने बनाया था, वो चौथा रूल क्या था कि अगर मैं हाइड्रोजन के कंबशन इंथैल्पी की बात करूं, दैट मींस कंबशन इंथैल्पी ऑफ
Hydrogen. Sir, this is what? This is the formation enthalpy of H2O. This is formation enthalpy of H2O. यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, ये जो चार बातें हैं आप सोच नहीं सकते कि आपकी जिंदगी को कितना आसान करने वाले। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कई बार होता क्या है कि हमारे बुक्स में, इवन हम लोग हर जगह पर जब देखते हैं तो सवालों को करने के कुछ सेट तरीके बना दिए जाते हैं। और वो सेट तरीके क्या होते हैं सर? उन सेट तरीकों में हो सकता है लेंथ ज्यादा हो सकता है कि लंबा कोई मेथड लगा दिया जा रहा हो, या बच्चे को समझाने के लिए उस प्रोसेस को अननेसेसरी स्ट्रेच किया जा रहा हो। बट अगर इन चार बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करना और सही करने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें उतने ही स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो अगर मैं एक सवाल से इस बात को यूज करूं, तुम देखना अभी मैं एक सवाल से इन चारों पॉइंट्स को यूज करने की कोशिश करता हूं, तुम्हें हैरानी होगी कि जिन सवालों को बहुत लेंदी तरीके से हम पहले किया करते थे, अब वो बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। आप देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए ऐसी कोई एक सिंपल वे में, एक सिंपल तरीके से मान लीजिए कोई एक आसान सा एक इक्वेशन लेते हैं, जो एक सवाल लेते हैं, और वो जो सवाल हम ले रहे हैं, इस तरह के सवाल जेई ने कई बार पूछे हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो पहले मैं बहुत सीधा सवाल एक आपको दिखाता हूं, अगर मुझे मिल जाए। ये देखिए आप, अब ये सवाल एग्जैक्टली यहां पर नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। सवाल यह है कि मुझसे ही कहा जा रहा है कि मैं आपको इन तीन लोगों की कंबशन इंथैल्पीज दे दूंगा और आपसे इथेनॉल की फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछूंगा। यह इथेनॉल का सवाल है। सेम सवाल जेई ने कम से कम 10 बार हाइड्रोकार्बन्स के कंबशन को लेकर पूछा। मेरे पास एग्जैक्टली जेई का लिखा हुआ सवाल नहीं, बट मैं तुमको उस लैंग्वेज में पहले एक सवाल करा के दिखाता हूं। एग्जैक्टली जो सवाल है वो सवाल तो मेरे पास नहीं है, एक सेकेंड, वो सवाल एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उसी से बिना लैंग्वेज का एक सवाल तुम्हें दिखाता हूं। इस तरह का सवाल जेई ने कई बार पूछा है। मैं अगली क्लास में वो सवाल तुम्हें दिखाऊंगा बहुत सारे, लेकिन अगर मैं इस तरह के एक सवाल की बात करूं कि भाई साहब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। पहला, कंबशन इंथैल्पीज, कंबशन इंथैल्पीज मैं आपको कुछ लोगों की दे रहा हूं। इंथैल्पीज मैं आपको कुछ लोगों की प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने कहा चलिए वो लोग कौन कौन से हैं। उसने कहा मैं आपको कार्बन की कंबशन इंथैल्पी दे रहा हूं, ए, जो भी यूनिट होगी, ए किलो जूल पर मोल। चलिए ठीक है सर। उसने कहा मैं आपको हाइड्रोजन की भी कंबशन इंथैल्पी दे रहा हूं। मैंने कहा वो कितनी है? कह रहा है बी किलो जूल पर मोल। और फिर वो कह रहा है कि मैं आपको मीथेन की कंबशन इंथैल्पी भी दे रहा हूं। अगर उसने मीथेन की कंबशन इंथैल्पी भी दे दी, इतने किलो जूल पर मोल। मैंने कहा ठीक है, सारी बातें तो आपने दे दी, आप जानना क्या चाहते हैं? वो कह रहा है मैं जानना चाहता हूं इन लोगों की मदद से क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट शुड बी द फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ मीथेन, मीथेन की फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या होगी? ये सवाल। अब अगर तुम याद करो तो तुम्हें याद आएगा, पुरानी बातें अगर आप याद करें तो आपको याद आएगा कि सर इस तरह के सवाल जब हम स्कूल में करते थे, या इस तरह के सवाल जब हमने लास्ट ईयर किए भी थे, तो मैं कई रिएक्शंस लिखता था। कई रिएक्शंस इन द सेंस, सर सबसे पहले क्योंकि कार्बन की कंबशन इंथैल्पी दे रखी है तो मैं कार्बन के कंबशन की इक्वेशन लिखता था, C+O2 गिव्स CO2। फिर क्योंकि हाइड्रोजन की कंबशन इंथैल्पी दे रखी है तो मैं हाइड्रोजन के कंबशन की इक्वेशन लिखता था। और क्योंकि मीथेन की कंबशन इक्वेशन दे रखी है तो मैं मीथेन के कंबशन की इक्वेशन लिखता था। और उसके बाद उन इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज करता था ताकि मेरी ये वाली इक्वेशन आ जाए। ये कौन सी इक्वेशन है सर? ये है मीथेन के फॉर्मेशन की इक्वेशन। जल्दी से बताओ मीथेन के फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? सर मीथेन के फॉर्मेशन का मतलब है आप 1 मोल मीथेन बनाएंगे। फॉर्मेशन का क्या लॉजिक बताया गया था? 1 मोल मीथेन बनाना है। किससे? उसके कंस्टिट्यूएंट्स की एलिमेंटल स्टेट से। और CH4 के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो फिर अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल स्टेट सॉलिड है, और हाइड्रोजन के बारे में तो दुनिया जानती है सर, हाइड्रोजन के लिए यह गैस। सर अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो सब लोग इस बात को एग्री करेंगे, सर यही रिएक्शन का जो डेल्टा H है, दिस शुड बी द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन। यानी आप पहले ये 3 इक्वेशंस लिखेंगे, उन 3 इक्वेशंस को किसी तरह से रीअरेंज करके आप इस इक्वेशन तक पहुंचेंगे। और वो रीअरेंजमेंट क्या है सर? फर्स्ट को सेकंड के साथ जोड़ेंगे, थर्ड के साथ घटाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, सर बड़ा ड्रामा करेंगे। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि हम ये पहचान ही ना पाए कि जो रिएक्शन मुझे चाहिए वो रिएक्शन आएगी कैसे? इन रिएक्शंस की मदद से।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे में जो है सर बड़ा झंझट हो जाता है, आंसर गलत आ जाते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमें फर्स्ट रिएक्शंस को सेकंड रिएक्शन के साथ जोड़ना है, घटाना है, आप 2 से मल्टीप्लाई करना है। और मेरे ख्याल से तुम लोग इस बात को रिकॉल कर पा रहे होगे जब तुमने थर्मोकेमिस्ट्री 11वीं क्लास में कभी बचपन में पढ़ी हो या कभी भी पढ़ी। सर हाँ, याद आ रहा है, हम कई रिएक्शंस लिखते थे और उन रिएक्शंस को फिर सोचते थे कि किस तरह से किसको किसके साथ ऐड करें, किसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करें, किसको कितने से मल्टीप्लाई करें, ताकि मैं उस रिएक्शन तक पहुंच सकूं जो रिएक्शन मुझे चाहिए। लेकिन यार ये काम इतना आसान नहीं होता। उसके 2 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि अब देखने में ही थोड़ा सा समझो बात को, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि भाई एक तो रिएक्शंस लिखेंगे और कई बार बहुत सोचना पड़ जाता। और दूसरा यह भी है कि यार ये काम एग्जाम में करना, आप समझ रहे हैं, एग्जाम एक ऐसी जगह होती है जहां पर ऑलरेडी हम थोड़ा सा टेंस रहते हैं। एक तो इस वजह से भी टेंस रह सकते हैं कि कुछ सवाल हो रहे हैं, कुछ सवाल नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरा कई बार इस चीज से भी टेंस रहते हैं कि भाई दूसरे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो या फिर हम नहीं कर पा रहे, जो भी। तो यार वो, और वो टेंशन, मान लीजिए सब कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी टेंशन दिमाग में रहती है। एग्जाम में आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट कर पाए कि हम बहुत ज्यादा सोच सकते हैं या बहुत ज्यादा समझ बात को, कुछ नया नया सोच पाएंगे या नया नया कुछ अटेन कर पाएंगे, उसके चांसेस कम लगते हैं। एग्जाम में आदमी जिस तैयारी के साथ जाता है उसी तैयारी को अगर वो पूरी तरह से प्रोड्यूस कर दे तो भी वो अपना मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ सकता। लेकिन एग्जामिनेशन में हम इतनी अकल नहीं लगा पाते, या हम, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर हम इतना ज्यादा पूरी कैपेसिटी के साथ बैठ नहीं पाते कि हम चलो सोचेंगे, इस सवाल को करने के बारे में सोचते हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए इस काम को हम पहले से करके जाते हैं। हम इतनी मेहनत जो अभी कर रहे हैं कि सर इक्वेशंस बनाएंगे, फिर ये सोचेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें वगैरह वगैरह, सर हो सकता है एग्जाम में हम ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है हमारा दिमाग ही ना चले कि भाई इन इक्वेशंस के साथ ऐसा क्या करें कि जो इक्वेशन हमें चाहिए वो इक्वेशन आ जाए। और ये तो सिंपल है, हो सकता है कई रिएक्शंस और भी उल्टी सीधी होती हो, गंदी गंदी सी रिएक्शंस होती हो, सर कैसे करेंगे सर? तो उसका एक तरीका मैंने अभी बताया, फैसल्स रूल। रूल क्या है सर? देखिए ऐसा है, आप चाहते क्या है? मैंने कहा मुझे मीथेन की फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहिए, तो मैं उनको यह बोलूंगा कि सर इन तमाम रिएक्शंस में से जो आपने दी, इनमें से सिर्फ एक वो रिएक्शन लिख दीजिए जो जिसमें मीथेन का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने कहा सर वो रिएक्शन तो सिर्फ आखिरी वाली हो सकती है, क्योंकि आखिरी वाली रिएक्शन में मीथेन का कंबशन हो रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं सिर्फ मीथेन के कंबशन की इक्वेशन लिखता हूं, मैं अपने आप इस सवाल का आंसर निकाल लाऊंगा। मैंने कहा चलिए सर एक बार लिख के देखते हैं। तो मेरे रूल के अकॉर्डिंगली मैंने सबसे पहले मीथेन के कंबशन की इक्वेशन लिखी, और सब लोग समझ जाएंगे इस बात को कि मीथेन की कंबशन की इक्वेशन बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, जिसमें CO2 का बनना और H2O का बनना दिखाई देता है। क्लियर है? ये हमारे मीथेन के कंबशन की इक्वेशन। ठीक है, अब तुम ये बताओ, ये मीथेन की कंबशन की इक्वेशन, ठीक, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो रिएक्शन आपने लिखी है, इस रिएक्शन के डेल्टा एच को, इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कहना चाहिए? सोच के बताइए, क्या मैं इस रिएक्शन को जो आपके सामने लिखी है, क्या इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कहना चाहिए? हां सर कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर 1 मोल मीथेन का कंबशन हो रहा है, अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में माहौल बदल रहा है, सर पक्का यह हीट ऑफ कंबशन होगी सर। यानी इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम, यानी फर्स्ट रूल क्या था मेरा? रिएक्शन को देखकर उसका नाम रख दो। सर रिएक्शन को देखा, उसका नाम रख दिया, इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम रख दिया, सर खेल खत्म। द रेट हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इट इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। क्लियर? क्या वो सवाल में दे रखा है? हां सर सवाल में दे रखा है, सी। अरे वाह सर, ये तो दे रखी है सवाल में, यानी इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें सवाल में दे रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल क्या है सर? सेकेंड रूल है, किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को लिखने का तरीका, प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन माइनस कर दीजिए। तो सर प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन, इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन की बात करूं तो क्या निकल के आएगा? एक तो CO2 सर, एक ही मोल बन रही है, तो इसका मतलब ये हुआ सर यहां पर आ जाएगा फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस फॉर्मेशन ऑफ मीथेन माइनस 2 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ O2। और मजे की बात जल्दी से बता दो सर, मजे की बात यह है कि फॉर्मेशन ऑफ O2 तो 0 होगा सर। क्लियर है?
O2 का फॉर्मेशन तो जीरो। अच्छा, अब जरा वैल्यूज बताइए सर, आप क्या ये देख पा रहे हैं कि साहब की जो वैल्यू है वो सवाल में दे रखी है, दिस इज फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2। नाउ कम्स माय थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है सर? कार्बन की जो कंबशन एंथैल्पी होती है सर, वही CO2 का फॉर्मेशन होती है। यानी इफ द कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज ए, द फॉर्मेशन ऑफ CO2 विल बी ए। यानी ये वैल्यू आपने ऑलरेडी हमें दे रखी है ए। दिस इज माय थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है सर? हाइड्रोजन की जो कंबशन एंथैल्पी होती है वो H2O के फॉर्मेशन के बराबर होती है। सो दिस इज गिवन एज बी। तो क्योंकि 2 लगा है इसलिए ये 2B। बताइए, समझे बात को? और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आपको निकालनी है। ये C है, ये A+2B है, ये आपको निकालनी है। इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ और आंसर लिख दो। यानी डेल्टा HFCH4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? A+2B -C। सर आप एक लाइन में ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, आपको 36 तरह की इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जल्दी से बताओ, क्या यहां तक समझ में आ गया? क्या ये क्लियर है? क्लियर है? शाबाश। कुशाग्र शर्मा क्लियर है, रजा साहब क्लियर है, बहुत बढ़िया। नयन बहुत बढ़िया, फातिमा, हुस्ना वेरी नाइस, सुमित, मनीषा गुड गुड गुड। नाचो नाचो, हमें क्या है, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। सर मजा नहीं आ रहा है, एक आदमी कह रहा था मजा नहीं आ रहा है। अब उसके लिए यार कुछ कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मामला समझोगा। लोग मना करते हैं कि क्लास में आप बार बार जो है नाचने लगते हैं, ठुमके लगाते हैं, ये ठीक नहीं है सर। ऐसे है ना, ऐसे नाचना ठीक नहीं लगता। तो हमने फिर मना, हमने बंद कर दिया ये, है ना। जैसे हम अब पहले बहुत नाचते थे क्लास में, कैसे आए अपना कपड़े पर उतार के नाचने लग गए ऐसे। तो लोगों ने कहा नहीं ये ठीक नहीं लगता सर, ऐसे टीचर ऐसे नाच रहा है सर, ये ठुमके लगा रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। तो हमने बंद कर दिया, तब से हमने बंद कर दिया, है ना। तो फिर मजा तुम्हें अपने आप ही लेना पड़ता है। अब अपने आप ही मजे करिए, आप अपने साथ कर सकते हैं। अपना जैसे मैंने शर्ट उतारी ऐसे करके नाच रहे हैं क्लास में, घर में अपना ऐसे करके, तो ये अब अपने आप ही मजे लेने पड़ेंगे, हम नहीं कर पाएंगे इसमें कुछ भी। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल लेते हैं। खून में बस गया, अब तो फैसल सर खून खराबा करेंगे। बहुत बढ़िया। काजल के भी समझ में आ गया है, करण मुस्कुरा रहा है, आशीष ने पूरे दांत दिखाए हैं, वसीम भी हंस रहा है, वसीम रो रहा है, आधा रो रहा आधा हंस रहा है। सर कल शाम के सिस्टम से नहीं हुआ है, कल क्या नहीं हुआ है? ठीक, गार्डन में पढ़ रहा है एक बच्चा, यार बहुत बढ़िया यार, ये तो बड़ा अच्छा है। तो माहौल बड़ा अच्छा होगा, गार्डन में पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा वैसे क्यों कर रहे हो? आ, बहुत बढ़िया, खून में बस गया। इजी है। श्रुति नहीं, श्रुति ऐसा नहीं है, नाम तो बेटा सबके लेते हैं। इजी किस पे ले ली इसलिए नाम नहीं लेते? इजी किस्त पे ले ली, हाँ इजी जिसने किस्त पे ले लिया हम नाम नहीं लेंगे भाई। ये क्या बात होती है? हमें बिस्किट टुकड़े टुकड़े में थोड़ा खाना है, हमें पूरा एक बिस्किट चाहिए, एक बिस्किट पूरा, उसके लिए पूरी एक इजी लेनी पड़ती है। बहुत आसान है, बहुत आसान। अब देखो, अब जो 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 जेई ने पूछा है, जरा उस पर आते हैं। चैट बंद कर देते, तुम्हें बेकार की बातें हैं, ठुमका ठुमकी तुम यही करते रहते हो। काम की बात करते हैं। पहले चैट सर इसको तो हम एच रिएक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं या दोस्त? अब देखो हमसे पूछा मत करो दीपांशु, हम अब दोबारा से अकल नहीं लगा पाते। एक समझ बात को, अब आदमी जो है धीरे धीरे करके जब बड़ा हो जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, समझ बात को। तो ऐसे में ना फिर उससे दिमाग विमाग नहीं लगता यार। तो हमसे सुचवाया मत करो कि सर अगर हम ऐसा कर दे, अरे भाई तुम खुद सोच लिया करो। हमने पूरी बात बता दी है, तो जितना हमें आता था हमने सब बता दिया, बस समझ लो। तो अगर हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, मान लो हम दे सकते हैं, पता नहीं हमें, हमने सवाल ही नहीं पढ़ा, तो मान लो हम दे सकते हो तो तुम भी दे सकते हो, बस ये होना चाहिए। एग्जाम में जिस सवाल का जवाब मुझे आता है उस सवाल का जवाब बच्चे को आना चाहिए। ये मेरी शुरू से लेकर आखिर तक, आज 23वां साल है, और मैंने शुरू से लेकर अब तक एक ही बात सोची है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के उतना तो सिखाने की कोशिश कर ही दूंगा जितना मुझे आता है। और मुझे ऐसा लगता है जितना मुझे आता है
अगर उतना आपको आ जाए तो आपका काम ठीक ठाक चल जाएगा। लेकिन अब उसके लिए दिक्कत क्या है, उसके लिए बच्चे से एक और एक्सपेक्टेशन होती है। सर आपने तो 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास ली, आप निकल गए, अब आप तो जाके यहां जो आज आपने कराया उसके सवालों की तो प्रैक्टिस आप करेंगे नहीं। तो बच्चे से एक और उम्मीद की जाती है कि कोई जुगाड़ लगा के इन टॉपिक पर जो आज कराए गए उस पर 10-15 सवाल लगा ले बस, और कुछ उम्मीद नहीं करते। मतलब भर का जुगाड़ चल जाएगा, ठीक ठाक जगह पढ़ने चले जाओगे, आईआईटीएन नाम बुलाया जाएगा, अपना मस्त तरक्की करो, पैसे कमाओ, खत्म करो झंझट। कौन पूछ रहा है कि टॉपर थे कि नहीं थे, कि फर्स्ट रैंक आईआईटी में आई थी कि नहीं आई? अरे सर सब सब एक जैसे सर, क्या है? समझ रहे बात को? तो हम ये नहीं कहते कि कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन ये कि कोशिश ये कर रहा है जितना आता है उतना सिखाना चाह रहा है। तो उसको लेकिन अब कोई आदमी बिल्कुल हेलमेट लगा के ही बैठा है कि भाई साहब हम सीख ही नहीं पाएंगे, हमें सीखना ही नहीं। अरे तो हमने जब तुम्हें रूल बताया, रूल किसे कहते हैं? रूल का मतलब होता है भाई ये एक तरीका। रूल तो हमें भी नहीं पसंद है सर, ये हेलमेट लगा के बाहर चलना, लाल बत्ती पे रुक जाना, ये कोई रूल होता है? दाईं तरफ चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे, ये ओवरटेक करेंगे, फलाना करेंगे, बत्ती देंगे, इंडिकेटर देंगे। सर ये सब क्या गंदे गंदे रूल बना रखे। यहां पार्किंग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कहीं भी कर सकते पार्किंग सर। लेकिन वो रूल तो कभी भी किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन रूल माने जाते। तो हमने वो जो 4 रूल बताए हैं वो तुम्हें पसंद आए, समझ में आए ना आए, आपको वो 4 रूल मानने हैं, बात खत्म। तो जब आप वो रूल मानते हैं तो दुनिया सुकून में गुजरती है, पूरी दुनिया सुकून से रहती। कहीं उल्टी सीधी पार्किंग नजर नहीं आती, कहीं रेड लाइट क्रॉस करता हुआ आदमी नजर नहीं आता। आप समझ रहे? तो इसलिए वो 4 रूल्स याद करने हैं। अब उसको समझना नहीं है, आप उसको, अब जैसे मान लीजिए हमने याद कर ली, अब देखिए सुकून में कैसे जिंदगी गुजरेगी। ये सवाल आईआईटी ने 2023 में पूछ लिया धीरे से। आप बैठे थे, आप आईआईटी का पेपर जो है खोल के बैठे थे, अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, आप इस साल पेपर दे रहे हैं, आपके सामने सवाल आया नंबर चौथा, और चौथा सवाल आपने खट से दबाया, ये आ गया आपके सामने। अब आपको एकदम से याद आया, अरे रे कंबशन इंथैल्पीज दे रखी, फॉर्मेशन निकालना है। अरे सर ने बताया था इस तरह का कि जब अलग अलग कंबशन दी जाए और आपको किसी चीज की फॉर्मेशन निकालनी हो तो जिसकी निकालनी है उसी वाली एक वही इक्वेशन पकड़ लो, ताकि उसमें वो आदमी आ जाए जिसकी फॉर्मेशन निकालनी है। तो आपको फॉर्मेशन निकालना है इथेनॉल का, तो सिर्फ कौन सी इक्वेशन से काम चल जाएगा सर? आप सिर्फ इथेनॉल के कंबशन की इक्वेशन लिखिए, चुपचाप आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो ओरली कर लीजिए, तुम्हें तो समझाने के लिए मैंने बड़ी अंग्रेजी लिख दी। सवाल जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सवाल ओरली करते हैं, ओरली। क्यों सर? हमने तो पहले 5-5 रिएक्शंस बनाई थी, पहले को दूसरे से घटाएंगे, जोड़ेंगे, ये करें। यहां तो ओरल सवाल सॉल्व हो रहा है, कुछ करना ही नहीं है। आप चेक करिए इथेनॉल। सर हमने इथेनॉल को पकड़ा और हमने सीधे इथेनॉल की रिएक्शन ही लिख दी, खत्म। हमने सीधे इथेनॉल की रिएक्शन लिख दी कंबशन की। तो जो इथेनॉल होता है तो C2H5OH, इसकी डायरेक्ट कंबशन की इक्वेशन लिखते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है, हाइड्रोकार्बन हो या इस तरह का कोई आदमी जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो जब भी कभी आप इसका कंबशन करेंगे आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? CO2 और H2O, और आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिले। तो हमने कहा ठीक है सर, ये रिएक्शन लिख दी। फिर क्या करेंगे सर? धीरे से उसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे सर? सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया जाता है, ये लीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। सर यहां 1 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस, नहीं 2 नहीं है, यहां 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, यहां 2 है, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। फिर लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, तो 4 ये और 3 ये, 7 है। 7 में से 1 यहां है, तो बचे कितने? 6। तो 6 करने के लिए ये आपका बैलेंस हो गया, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया सर? अब क्या करें? आपको यार करना क्या है? अब मुझे आप ये बताइए, क्या इस रिएक्शन का डेल्टा एच गिवन है? सर इस रिएक्शन का डेल्टा एच कौन सी रिएक्शन है जरा देखते हैं सर, किस इलाके की है? ओ सर दिस इज कंबशन एंथैल्पी ऑफ इथेनॉल। सर ये तो इथेनॉल का कंबशन है, 1 मोल इथेनॉल में आग लगाई जा रही है सर ऑक्सीजन के साथ। दिस इज कंबशन। व्हाई? बिकॉज कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जा रहा है सर, ये मैक्सिमम है सर। इसका मतलब है दिस रिएक्शन इज कंबशन ऑफ इथेनॉल। और अगर ये इथेनॉल का कंबशन है तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच तो आपने ऑलरेडी हमें दे रखा है -1234.7। यानी एक चीज तो क्लियर है, मैं एक लाइन में डायरेक्ट लिख दूंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। कैसे? पहले तो हम लिख देते हैं, पता चला तुम लोग। डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबशन इंथैल्पी ऑफ इथेनॉल। यहां तक ठीक है? दिस इज कंबशन इंथैल्पी ऑफ इथेनॉल। और किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को लिखने का तरीका, सेकंड रूल क्या है मेरा? प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन माइनस करेंगे। प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में कौन आएगा सर? CO2 का आएगा और पानी का आएगा सर। CO2 का फॉर्मेशन तो कहीं दे ही नहीं रखा। मेरा तीसरा रूल सर, कार्बन की जो कंबशन इंथैल्पी है सर वही CO2 का फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन की जो कंबशन इंथैल्पी है सर वही H2O का फॉर्मेशन होगी। खट 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 सॉल्व। डायरेक्ट लिखते हैं सर। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ कितना है कार्बन का कंबशन? -393। सो दिस इज -393.5 प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन का कंबशन, क्योंकि H2O का फॉर्मेशन हाइड्रोजन का कंबशन होगा। दिस इज -241.8। फिर क्या आएगा? दिस इज प्रोडक्ट
माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन आएगा सर? रिएक्टेंट में तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ही आएगी, किसकी सर? C2H5OH की। और ऑक्सीजन नहीं आएगा? नहीं सर, ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन भी आएगा, ये लीजिए सर, ऑक्सीजन भी आएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। लेकिन मजे की बात क्या है, O2 गैस की हीट ऑफ फॉर्मेशन तो जीरो होती है सर, तो दिस इज जीरो। अब बताइए सवाल में क्या क्या दे रखा है सर? ये है कंबशन ऑफ इथेनॉल, वो भी सवाल में दे रखा है। माइनस कितनी वैल्यू है ये? ऐसे लिख देते हैं, -1, 2, 3, 4.7। सर ये वैल्यू आपने ऑलरेडी सवाल में दे रखी है, ये है, बचा क्या? ये सॉल्व कर लीजिएगा सर, एक लाइन में खुश हो जाइएगा, खत्म। अब तुम गुणा भी ना कर पाओ तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। इथेनॉल की फॉर्मेशन एंथैल्पी आप यहां से निकाल लेंगे। बताइए, समझे बात को? क्लियर है? जल्दी से बताओ, समझ पाए? शाबाश। आंसर तो यार दोस्त नहीं पता है, लेकिन ठीक है, अब जो भी आया। 274 लिख रहा है सर, वेदिका कह रही है ऑसम सर, यानी वेदिका के समझ में आ गया है। ईशान आंसर 277 बता रहा है, एक आदमी 216 बता रहा है, एक आदमी 214 बता रहा है। हद हो गई, इसको कहते हैं हद। ना गुणा आता है, न भाग करना आता है, कुछ करते ही नहीं हो यार। ना गुणा भाग भी नहीं है सर, सीधा माइनस प्लस करना है, दो तीन वैल्यूज को, हद हो गई। सीने से आग निकल रही इनके, सीने से आग निकलने लगी इनके। चेक करवाओ भैया। 280, 278, कुछ भी, आलू है, आलू चल रहा है, अलग चल रहा है सीन। मजा आ गया। 277.7 आ रहा है। अगर 277.7 क्योंकि कुछ बच्चों का दिख रहा है, तो ये और ध्यान रखना कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है ना, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अब इसमें माइनस पहले से लगा है ना, माइनस पहले से लगा है, तो यहां पर फिर 277.7 यानी 278 लिख देंगे। एक कह रहा है औसम, तो हमने भी लिखा था सर, तो तुम्हारा भी औसम हो गया, और क्या बोले, अब हमें जो दिख गया हमने पढ़ लिया। बहुत ईजी है, चलिए सर चैट बंद कर दीजिए, बहुत बड़ा अच्छा किया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब एक और काम बताएं। किसी रिएक्शन के डेल्टा एच को लिखकर आपने इस तरह से सवाल को ये सॉल्व किया, इस तरह के सवालों को, ठीक। और डेल्टा एच को निकालने का तरीका क्या बोला कि फॉर्मेशन के कंबशन एंथैल्पी में से कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स में, सॉरी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। ऐसा ऐसा आपने यहां पर करा। एक काम और भी हो सकता था, एक काम और भी हो सकता था, वो था आपको निकालना क्या था सर? मुझे ये निकालना था कि इथेनॉल का फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या है, यही हमें निकालना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ इथेनॉल। तो सर एक काम कर सकते हैं, आप इथेनॉल के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखिए और उसमें जो भी लोग हैं उनकी कंबशन एंथैल्पीज को आपस में माइनस कर दीजिए, लेकिन तब रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करिए। इस बात का ध्यान रखिए। हमने का मतलब कह रहा है सर, देखिए मतलब ये है, और ये एक ऑल्टरनेट मेथड है, और भी आसान मेथड मान सकता हूं मैं। अगर आपको इथेनॉल के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी हो तो बताइए आप कैसे लिखेंगे सर? इथेनॉल की अगर आपको फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी हो तो इथेनॉल के फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होनी चाहिए सर? इथेनॉल की फॉर्मेशन की रिएक्शन होनी चाहिए, दो तो कार्बन होने चाहिए और तीन हाइड्रोजन होने चाहिए, सॉरी 3 H2 होने चाहिए, और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन होनी चाहिए। लेकिन ये सब लोग अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। क्लियर है? ये सारे लोग अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट पे होने चाहिए। तो ऐसे में आप इस इथेनॉल की फॉर्मेशन रिएक्शन को
या इस रिएक्शन के डेल्टा एच को आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि जो डेल्टा एच होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ C2H5OH, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते थे कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी 2 टाइम्स कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स कंबशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन माइनस O2 का कंबशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस कंबशन इंथैल्पी डेल्टा एच सी ऑफ C2H5OH। यानी रिएक्टेंट्स के कंबशन इंथैल्पी में से प्रोडक्ट्स की कंबशन इंथैल्पी अगर आप माइनस कर दें तो भी आपको उस रिएक्शन का सीधे सीधे डेल्टा एच पता चल जाएगा। और क्योंकि ये रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH है तो आपको डायरेक्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5 पता चल जाएगा। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो करा आपने भी यही है। क्या आंसर निकल के आएगा आपका कंबशन फॉर्मेशन ऑफ C2H5? कार्बन के कंबशन का 2 टाइम्स, आप देखिए यहां पर भी यही हो रहा है, कार्बन के कंबशन का 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स दिस माइनस दिस, करा आपने सेम ही है, इक्वेशन आपकी भी सेम। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि सर कार्बन के कंबशन को मैं CO2 का फॉर्मेशन मानूंगा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कभी कभी डेल्टा एच को अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा एच रिएक्शन। अगर मैं फॉर्मेशंस के रेस्पेक्ट में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर आप किसी रिएक्शन के डेल्टा एच को कंबशन इंथैल्पीज के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो दैट इज डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। आप ये दोनों फॉर्मूले फिलहाल के लिए याद कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को निकालने के ये 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका और बचा है जिसके बारे में हम बात करें, यानी अगर आपको कभी भी किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना हो तो अगर आपको उस रिएक्शन के जिसका भी डेल्टा एच निकालना है उस रिएक्शन के लोगों का कंबशन इंथैल्पीज दे रखी है। जैसे आपको किसका डेल्टा एच निकालना था, सर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना था क्योंकि यही कार्बन यही फॉर्मेशन इंथैल्पी है इथेनॉल, इथेनॉल की फॉर्मेशन की यही रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच ही मुझे चाहिए क्योंकि मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। तो किसी भी रिएक्शन का अगर आप डेल्टा एच चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन इंथैल्पीज प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन बोला जाएगा, एंड इन टर्म्स ऑफ कंबशन इंथैल्पीज रिएक्टेंट का कंबशन माइनस प्रोडक्ट का कंबशन बोला जाएगा। यानी अगर आप फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन को रिएक्टेंट्स के फॉर्मेशन से सब्ट्रैक्ट करके ये काम कर सकते हैं, और अगर आप कंबशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो कंबशन रिएक्टेंट्स के कंबशन को प्रोडक्ट्स के कंबशन से सब्ट्रैक्ट करके ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि आप इस तरह से भी इस सवाल का आंसर निकाल सकते थे। आप इसको ऑल्टरनेट भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्टरनेट। क्लियर है? चलिए सर और बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब कुछ है, अब जैसे तुम अपने आप भी करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ये देखिए जेई में पूछा गया है। फॉर्मेशन ऑफ इथेन दे रखा है, नहीं दे नहीं रखा है, निकालना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ इथेन निकालना है। हमने कहा देखिए ऐसा है, और हमें दे क्या रखा है, हमें कंबशन ऑफ इथेन हाइड्रोजन और ग्रेफाइट दे रखा है। सर 2 तरीके हो गए, एक इथेन के कंबशन की इक्वेशन लिख दीजिए और उस रिएक्शन के डेल्टा एच की वैल्यू से इथेन का फॉर्मेशन निकाल लीजिए, जो हमारा पहला मेथड है। और दूसरा इथेन के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखिए और उसमें रिएक्टेंट के कंबशन में से प्रोडक्ट का कंबशन माइनस कर दीजिए। दोनों तरीके, तो मैं तुम्हें एक बार और दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। दोनों तरीके से एक बार और कर देता हूं क्योंकि हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग जरा सा कंफ्यूज हुए हो। तो हम सबसे पहला मेथड ले रहे हैं। सबसे पहला मेथड है सर इथेन के कंबशन की इक्वेशन लिख देते हैं, C2H5 गैस प्लस O2 गिव्स 2CO2 गैस प्लस H2। सर ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है सर, ठीक। इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम क्या होगा सर? इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम होगा कंबशन एंथैल्पी ऑफ इथेन। और रिएक्शन क्या, और क्या वो दे रखा है कंबशन एंथैल्पी ऑफ इथेन? हां सर, मुझे इथेन की कंबशन दे रखी है -1560। यानी इस रिएक्शन के डेल्टा एच को लिख दिया कंबशन एंथैल्पी ऑफ इथेन, जो कि सवाल में कितना दे रखा है, -1560। दूसरा रूल क्या था? कोई भी हो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन माइनस करके डेल्टा एच निकाला जा सकता। सर प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में कौन सा आ रहा है? CO2 का फॉर्मेशन। वो आपने नहीं दिया, लेकिन आपने ग्रेफाइट का कंबशन तो दिया, तो ग्रेफाइट का कंबशन ही CO2 का फॉर्मेशन है। थर्ड रूल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स -393.5, ये हो गया CO2 का फॉर्मेशन, प्लस 3 टाइम्स -286, ये हो गया पानी का फॉर्मेशन, और साथ में माइनस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ C2H6।
साफ समझ में आ रहा है? सब लोग पढ़े लिखे हैं, ये देख रहे हैं। यहां से आप थोड़ा बहुत मेहनत करके आप C2H6 का फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यह हो गया हमारा पहला मेथड। क्लियर? समझ में आ गया? दूसरा मेथड क्या है? निकालना क्या है? हमें C2H6 का फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने C2H6 के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख दी। C2H6 के फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या होगी सर? 1 मोल C2H6 बनना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये फॉर्मेशन है तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की एलिमेंटल स्टेट से बनना चाहिए, यानी कार्बन सॉलिड होने चाहिए और 3 हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, ठीक है सर। ये इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच होगा सर, उसका नाम क्या रखा जाएगा? दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, और यही निकालना है। तो हमने क्या बताया? किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को निकालने का तरीका, अगर कंबशंस के रेस्पेक्ट में देखें तो रिएक्टेंट्स की कंबशन एंथैल्पी में से प्रोडक्ट की कंबशन एंथैल्पी माइनस कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे डेल्टा एच निकालना है, जो कि सवाल का हमारा जो हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ इथेन, तो द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ इथेन विल बी डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन। और किसी रिएक्शन के डेल्टा एच को निकालने का तरीका, रिएक्टेंट्स के कंबशन में से प्रोडक्ट का कंबशन माइनस कर दीजिए। तो रिएक्टेंट के कंबशन में कौन आएगा सर? 2 टाइम्स कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन। अब तो कार्बन की डायरेक्टली दे रखी है, अब तो ये भी नहीं करना कि कार्बन का कंबशन CO2 का फॉर्मेशन होता है, वो इस मेथड हो गया। इस मेथड में सीधे ही कंबशन रख देते हैं। तो कार्बन का कंबशन क्या है? -393 सर, ये आ जाएगा -393.5 प्लस 3 टाइम्स -286, ये भी आ गया। और माइनस प्रोडक्ट का कंबशन क्या है सर? प्रोडक्ट का कंबशन आपने सवाल में दे रखा है -1560। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। रिएक्टेंट का कंबशन माइनस प्रोडक्ट का कंबशन, और प्रोडक्ट के कंबशन में जैसे ही आप माइनस करेंगे वो प्लस हो जाएगा। सर यहां से भी आप क्या निकाल लेंगे? यहां से भी आप फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ C2H6 निकाल लेंगे, और आप देखेंगे ये दोनों आंसर आपके सेम निकल के आएंगे। आपको जो मेथड लगाना है वो मेथड लगा लीजिए, खत्म हो गया खेल। क्लियर? समझ पाए? समझ में आया भाई? मनीषा, सेकंड ज्यादा इजी, जो भी इजी विजी कुछ नहीं है, हम तो तुम्हें सीधी सीधी बात बता रहे हैं, चक्कर ही भी नहीं कुछ, बिल्कुल सीधा एकदम, कहीं वो झंझट ही नहीं, जैसा चाहे वैसे कर ली। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार डॉट्स और देख लेते हैं। हाइड्रोजन में ग्रेफाइट की रख दिए, पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। हाइड्रोजन में ग्रेफाइट की रख दिए, क्या मेथड 2 से फास्ट आएगा? जैसे भी करना है ऐसे करो। फास्ट वास्ट कुछ नहीं यार, ये तो तुम्हें लिखते वक्त ऐसा लग रहा है, मतलब तुम अगर ध्यान से देखो तो दोनों सेम है। आप ध्यान से देखिए तो दोनों सेम इक्वेशंस है ना भाई, ये भी वही इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, जितना टाइम यहां सॉल्व करने में वही टाइम यहां लगेगा, तो उसमें कुछ करना तो है ना। बस ये कि यहां पर मैंने आपको तरीका बताया। तरीका क्या है कि जिस आदमी का फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालना हो, वो जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है वो रिएक्शन लिख दीजिए, और फिर उस रिएक्शन के डेल्टा एच को देख लीजिए क्या रखा जाएगा नाम, और उसको प्रोडक्ट से फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट के फॉर्मेशन से माइनस कर दीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं मैं तो सर मुझे जो निकालना है मैं पहले वही रिएक्शन लिख देता हूं, तो मुझे इथेन का फॉर्मेशन चाहिए, मैं वो रिएक्शन लिख देता हूं, और फिर अगर कंबशन एंथैल्पीज दे रखी है तो रिएक्टेंट्स की कंबशन में से प्रोडक्ट का कंबशन माइनस कर देता हूं, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। वाव फैक्टर वाली फीलिंग आ गई वसीम के अंदर, बहुत बढ़िया। मेथड 2 सिर्फ उसमें यूज हुआ है, हाँ कहीं भी यूज कर सकते हैं। हुस्ना को भी पता नहीं, उसने बहुत खतरनाक सा कुछ निशान बनाया, काले रंग का दिखाई नहीं दे रहा है। शिवम राफिया खा खा है, क्या है भाई? सुरेंद्र सर जी, छाती जल रही, सुरेंद्र की छाती जल रही। सुरेंद्र देखो बेटा, कुछ करो बेटा, आप क्या बताएं, जल्दी से करो, जो भी करना है जल्दी करो, कोई ऐसा ना देर हो जाए। वैल्यू रॉन्ग पुट कर दिया है। अरे तो तुम सही कर लो यार, वैल्यू गलत रख दिया यार, ये बड़ी झंझट है। कौन सी वैल्यू गलत रख दी? कौन सी वैल्यू गलत है? ठीक तो है यार, क्या गलत किया है? उधर गलत है क्या? अरे तुम सही कर लेना यार। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, अब्दुल हनान कह रहे हैं गलत हो गया, गलत हो गया। सर लेक्चर, सर मजा आ गया। किस में आंसर आ रहा है? किस्त में आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। वैल्यू उल्टी रख दी, अच्छा वैल्यू उल्टी रख दी हमने, ये गड़बड़ हुआ। हाँ, ऐसा ही लगता भी है, तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा, सही कह रहे हो तुम। क्या उल्टी रख दी बे? अच्छा हाइड्रोजन इधर था, ओ शिट यार, लेकिन हमें लगता है हमने तो सही रखा है, इन्हीं लोगों ने कुछ गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि मुझे याद है ग्रेफाइट की जो कंबशन इंथैल्पी होती है वो -393 होती है,
है। एक बार देखो पिछले वाले सवाल में देखो, हमने लग रहा है यही हमने उल्टा टाइप कर दिया है, करवा दिया है, मतलब वही दिक्कत है, जब एक काम भी जो है दूसरे से करवा दीजिए मस्त हो जाता है मामला। इसमें देखो, इसमें क्या था, कार्बन की कंबशन 393 होती है और हाइड्रोजन की 248 के आसपास होती है। तो भाई ये ऐसा यहीं यहीं उल्टा कर लो तुम, यहीं गड़बड़ हो रही, क्योंकि हमें तो ये याद थी ये वाली बात। इसको सही करो, ये जो है ना, ये ऐसे करो और इसको ऐसे करो, है ना, ये सही, क्योंकि अब ठीक है यार, जो सवाल में जो दिया जाएगा वो कर देना यार, तुम समझो बात को, जो दिया जाए वो कर लेना। समझ में आ गया ना? हाँ, मेथड 2 में -1560 ही है, लेकिन रिएक्टेंट में से जब प्रोडक्ट का कंबशन माइनस करोगे तो इसके कंबशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आजकल माइनस इंटू माइनस प्लस होता है भैया, हद हो गई यार। ठीक है, समझ में आ गया? जॉयदीप समझ में आ गया बेटा? यार ये आलू आलू बकवास बंद करो भाई, ये क्या आलू आलू लिख रहे हो तुम? आलू खा लो, ये कर लो, वो कर लो, हम पटक के और मारेंगे और फिर चाट ही नहीं खोलेंगे, खाते रहना तुम अपने आलू। समझ बात को? शरीफा खा लीजिए, ये सही। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंबशन के केस में रिएक्टेंट की कंबशन इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की कंबशन इंथैल्पी करते हैं, और फॉर्मेशन की वजह से जब आप किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालें तो प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन माइनस करते हैं। दो बातें हो गई सर। अभी क्या आलू आलू क्या है भाई, कोई आदमी हमें बता ही दे आलू आलू क्या है, थोड़ा हम भी क्लियर हो जाए। एशिया कप जो है किसके बीच में होना चाहिए? अरे वो कप जो है किसी के भी बीच में हो जाएगा, किसी एक को मिल भी जाएगा। तुम कप के, अबे तुम भी कप के बारे में सोचो, कटोरे वटोरे के चक्कर में मत पड़ो। ट्रेंड है, ट्रेंड है, वो आलू ट्रेंड हो गया, हमने इतने बड़े ट्रेंड ट्रेंड बना रखे, वो ट्रेंड ही नहीं हुए। अब तो बताइए, हद हो गया। ढुर्र है अंग्रेजी की एक लाइन हो गई, ये खून खराबा हो गया, न जाने क्या क्या हो गया, वो ट्रेंडिंग ही नहीं हुआ, ये आलू ट्रेंडिंग चल रहा है। बताइए, हद हो गई यार। असल में वही वाली बात आती है कि आदमी कौन है जो ट्रेंड बना रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। हम जैसा आदमी अगर कोई ट्रेंड बनाएगा तो चार आदमियों को पता चलेगा, लेकिन ये जो आलू वाला आदमी होगा पता नहीं कौन है ये, तो ये ट्रेंडिंग है, ये यही तो फर्क है। खैर, एक दिन आएगा जब हम भी फेमस होंगे, समझ बात को, एक दिन वो भी आएगा जब हम भी फेमस होंगे। ठीक। आ, आ, रोटी खाएंगे, धुर मजा आ गया, अरे वे सब फर्जी हो तुम। ठीक, ये वाली बात समझ में आ गई। चलिए सर, अब और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल हैं जो तुम्हें करने के लिए दी जाएंगे, अपना तसल्ली से कर लीजिएगा। अब मजेदार सवाल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब आती है एंथैल्पी ऑफ या हीट ऑफ सोल्यूशन, तीसरी तरह की रिएक्शन। ठीक है, तीसरी तरह की रिएक्शन की बात करते हैं, एंड दैट इज हीट ऑफ सोल्यूशन। हाँ जॉयदीप, तुम समझ गए ना, बहुत बढ़िया। हाँ जानवी कह रही है सर एक दिन आप भी फेमस होंगे। हाँ जानवी, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि जल्दी हो जाए तो अच्छा है। समझ बात को, कि आदमी जब बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाएगा उसके बाद फेमस होके क्या करेगा, आप समझ रहे हैं? तो अगर जल्दी हो जाए तो अच्छा है। अब उसके लिए पता नहीं क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता है। चैट ऑफ करनी चाहिए सबसे पहले सर, चैट बंद कर देनी चाहिए, ये तो बात सही है। सबसे पहले चैट बंद कर देनी चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इंथैल्पी हीट ऑफ सोल्यूशन किसे कहेंगे? तो हीट ऑफ सोल्यूशन के लिए ये कहते हैं कि भाई साहब देखिए ऐसा है। अब ये अच्छा है, अब लेकिन सिंपल है, इसमें ज्यादा तुम्हें अकल नहीं लगानी है, हमारी बातें सुनते जाना है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछे जाने के चांसेस हमेशा कम ही रहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो जल्दी से ले लेते हैं। हीट ऑफ सोल्यूशन का मतलब है, अगर किसी भी एक आदमी का एक मोल लिया जाए तो उसको, जब आप उसको डाइल्यूट करते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, तो हीट रिलीज होती है।
है ना, या हीट मांगता है। रियली कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं जो हीट मांगते भी हैं। तो जो भी है, तो यानी वो कहना ये चाह रहा है कि जब कभी भी किसी सॉल्ट जब किसी भी सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो हीट इवॉल्व होती है। जब आप और पानी डालते हैं तो और हीट इवॉल्व होती है, फिर और पानी डालते हैं और हीट इवॉल्व होती है। एक टाइम ऐसा आता है जब हीट का फर्दर इवोल्यूशन बंद हो जाता है, यानी इतना पानी गिर चुका है कि अब फर्दर पानी डालने से हीट का इवोल्यूशन नहीं हो रहा। तो ऐसी हीट को, जितनी अब तक जो निकल चुकी है, उसको हीट ऑफ सोल्यूशन कहा जाता है। यानी अगर मैं बिल्कुल सीधी सीधी डेफिनेशन की बात करूं तो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल सोल्यूट को आपने एक्सेस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया, जितनी हीट निकलनी है निकल गई। फर्दर अगर आपने सॉल्वेंट डाला तो हीट नहीं निकलेगी। दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में तुम्हें पता है, जब भी कभी आइडियल सॉल्यूशन बनता है, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन की क्या ली जाती है? जीरो। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इंटरैक्शंस सिमिलर होते हैं। सिमिलर टाइप के इंटरैक्शंस को रिप्लेस कर रहा है, ना एनर्जी देनी पड़ेगी ना एनर्जी निकलेगी, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन को क्या मान लिया जाता है? जीरो। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है आपने एक आदमी, अब देखो इसको समझने के लिए बात करते हैं और दो हीट्स को एक साथ निपटाते हैं। जरा देखना तुम, मान लीजिए मेरे पास कोई एक आदमी है, कुछ भी ले लेते हैं, एक्स सॉलिड। ठीक, ये एक सब्सटेंस है। अगर मैं इस सब्सटेंस को मान लेते हैं ऐसे ही 1 मोल वाटर में डालूं तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक्स डॉट एच टू, एक्स डॉट वन एच टू। इस प्रोसेस में जो हीट निकल रही है, मान लीजिए वो जो हीट निकल के आ रही है वो है -A किलो जूल पर मोल, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, अब जरा सोच के जवाब देना, क्या ये जो हीट निकल के आई है इसे हीट ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं? क्या इसे हीट ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं? सोचो सर, अभी आपने डेफिनेशन ही बताई है। हीट ऑफ सोल्यूशन का मतलब है आपने पानी डाला, जो भी हीट निकली निकली। वो हीट ऑफ सोल्यूशन तब बोली जाएगी जब फर्दर वाटर के एडिशन से और हीट ना निकले। सर देखिए, यहां पर तो अभी हमें कुछ पता ही नहीं है। आपने 1 बोल वाटर डाला, 1 बोल वाटर डालने से जो हीट निकलनी निकल गई। अब मुझे यह नहीं पता है कि अगर मैं पानी और डालूंगा तो और हीट निकलेगी कि नहीं। तो मैं अब करूंगा क्या? सर मैं अगर यही काम ऐसे ना करके ऐसे करता, यानी अगर मैं 2 मोल H2O यूज करता, मान लीजिए ऐसे से समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे में सर ये बनता x डॉट टू H2O। और इस प्रोसेस में मान लीजिए जो हीट निकलती वो निकलती B किलो जूल पर मोल निकलती, इसलिए माइनस ले रहा हूं मैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, तो क्या ये हीट ऑफ सोल्यूशन है? नहीं सर, ये हीट ऑफ सोल्यूशन है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि फर्दर वाटर डालने से और हीट निकल रही या नहीं निकल रही ये मुझे नहीं पता है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, ऊपर वाली हीट ऑफ सोल्यूशन नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर ऊपर वाली अगर हीट ऑफ सोल्यूशन होती तो पानी ज्यादा डालने से और हीट निकल के नहीं आती सर। इसका मतलब है सर, द फर्स्ट रिएक्शन का जो डेल्टा एच है उसका नाम हीट ऑफ सोल्यूशन नहीं रखा जा सकता। क्लियर है? तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा ही हुआ तो मैंने फिर एक काम और किया कि अगर मैं इसके अंदर 10 मोल वाटर डालता, तो अगर आप इसके अंदर 10 मोल वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा? x डॉट 10H2। ऐसे में जो डेल्टा H निकल के आया, मान लीजिए वो आया C किलो जूल पर मोल। अब बताइए सर, क्या मैं तीसरी रिएक्शन को हीट ऑफ सोल्यूशन बोल सकता हूं? क्या ये थर्ड रिएक्शन x सॉलिड की हीट ऑफ सोल्यूशन होगी? जो भी हीट निकल के आ रही है क्या वो हीट ऑफ सोल्यूशन है? तो मैं क्या जवाब दूंगा? भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि फर्दर पानी डालने से पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कंफर्म है, सेकंड वाली भी हीट ऑफ सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी के बढ़ाने से हीट एक्स्ट्रा निकली। क्लियर है? तो फिर इसका मतलब है कि हम हीट ऑफ सोल्यूशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हम हीट ऑफ सोल्यूशन को डिफाइन कुछ ऐसे कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कितना पानी डाला जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्स सॉलिड प्लस इनफाइनाइट H2O गिव्स एक्स डॉट इंफिनिटी H2O। और इस प्रोसेस में जो भी हीट निकल के आ रही है, मान लीजिए वो आ रही है -D किलो जूल पर मोल। सर दिस इज हीट ऑफ सोल्यूशन। तो हीट ऑफ सोल्यूशन को लिखने का तरीका या तो यह है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स सॉलिड प्लस एक्वस, ऐसे लिख देते हैं, प्लस एक्वस यानी पानी डाला जितना भी डालना है, एक्स एक्वस। इसको भी इस रिएक्शन को भी हम हीट ऑफ सोल्यूशन के नाम से ही जानते हैं। इस रिएक्शन को भी हीट ऑफ सोल्यूशन जैसा ही माना जाता है, यानी दोनों रिएक्शन सिमिलर है। तो कई जगह पर ऐसा भी लिखा मिल जाता है कि जैसे एक्स सॉलिड गिव्स एक्स एक्वस, तो हम समझ जाते हैं यानी ये पूरी तरह से इसको पानी में भिगो दिया गया है, जितनी हीट निकलनी निकल गई है। दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ सोल्यूशन। सो दिस डी इज हीट ऑफ सोल्यूशन।
यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि इस रिएक्शन में एक्स सॉलिड की ये 4-5 रिएक्शंस दे रखी हैं, क्या आप बता सकते हैं इनमें से हीट ऑफ सॉल्यूशन का नाम किसको दिया जाएगा? तो इस रिएक्शन में वो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसको हीट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको सॉल्यूशन रिएक्शन बोला जाता है? सर सॉल्यूशन रिएक्शन जिसको भी बोला जाएगा उस रिएक्शन के डेल्टा एच को ही हीट ऑफ सॉल्यूशन का नाम दिया जाएगा। सर सॉल्यूशन रिएक्शन ऊपर वाली नहीं है, क्यों? क्योंकि सर यहां ये पूरी तरह से डाइल्यूट नहीं हो रहा है सर, यहां पर फर्दर वाटर के एडिशन से हीट और निकल के आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट सॉल्यूशन रिएक्शन। क्या सेकंड सॉल्यूशन रिएक्शन है? नो। क्या थर्ड सॉल्यूशन रिएक्शन है? नो। सर क्या ये सॉल्यूशन रिएक्शन है? हां सर ये होनी चाहिए ना। अब जब आपने इनफाइनाइट लिख दिया इसका मतलब है सर हमें पता ही नहीं है कितना पानी डाला जा रहा है, यानी इतना डाल दिया कि अब फर्दर हीट नहीं निकलेगी। सो दैट मींस दिस इज हीट ऑफ सॉल्यूशन। सो अमंग दीस फ्यू रिएक्शंस, दीस लास्ट टू रिएक्शंस, ये दोनों सिमिलर ही हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो among these reactions, these two reactions, they are termed as solution reactions, and that is the delta H of these reactions is known as heat of solution of X solid. Clear? यानी हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने किसी भी एक मोल सब्सटेंस या सॉल्यूट को एक्सेस वाटर में डाल दिया, जितनी हीट निकलनी है निकल गई, बात खत्म हो गई, उसी हीट को हीट ऑफ सॉल्यूशन का नाम दे दिया जाएगा। आपने अगर फर्दर 2-4 बूंदे और डाल दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? समझ में आ गया? उसे हीट ऑफ सॉल्यूशन का नाम दे। तो सर ये बताइए, ठीक है सर वो हीट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन आप ये बताइए अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्स सॉलिड को 1 मोल वाटर से अगर 2 मोल वाटर तक डाइल्यूट करता, दिस इज डाइल्यूशन, आप समझ रहे हैं, ये 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर से अगर मैं इसको 2 मोल वाटर तक डाइल्यूट करता तो एक्स्ट्रा कितनी हीट निकलती? ये कितना आप कैसे बताएंगे? तो मैंने कहा देखिए जब आपने 1 मोल डाला वाटर तो कितनी हीट निकली? -1। अगर आप 2 मोल डालते टोटल तो कितनी हीट निकलती? -B। तो इसका मतलब है अगर आप 1 मोल के बाद फर्दर 1 मोल और डालकर 2 मोल बनाते, भाई इसका ये मतलब हो ना, 1 मोल तो आपने डाइल्यूट कर दिया, फिर आपने 1 मोल डाला तो आपने यानी सेकंड रिएक्शन अटेन कर ली। तो इसका मतलब है 1 मोल डालने से अगर इतनी निकल रही है और 2 मोल डालने से इतनी निकल रही है, तो 1 से 2 के बीच में जो हीट निकल के आ रही है वो कितनी है? सर आप इस हीट में से इस हीट को माइनस कर देंगे, दैट मींस -B माइनस A, दैट इज -B प्लस A विल बी द हीट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ दिस एक्स सॉलिड फ्रॉम 1 मोल वाटर टू 2 मोल वाटर, एंड दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ डाइल्यूशन। उसे हीट को हीट ऑफ डाइल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यानी हीट ऑफ सॉल्यूशन तो फिक्स हो गई सर, हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है खूब भर के पानी डालो, जो निकलनी निकल गई, दैट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर मैं इन रिएक्शंस को देखकर सबसे पहली बात बोलूं, अपने आप समझना जरा, अपनी पुरानी इन रिएक्शंस को ध्यान रखना कि एक चीज तो क्लियर हो गई, दैट हीट ऑफ solution of X solid, this is fixed, it is -D किलोजूल पर मोल। सर ये तो फिक्स हो गई सर, हमारी इंफॉर्मेशन डेटा को देखकर ये चीज तो फिक्स हो गया कि हमारा जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है एक्स सॉलिड का वो D, -D, ठीक। लेकिन सर ये तो हीट ऑफ सॉल्यूशन है सर, इसे हम हीट ऑफ सॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं। अगर मैं लिखना चाहूं तो वर्ड्स में भी लिख देता हूं, दिस इज हीट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए सर ये तो ठीक, ये हीट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सर ये बताइए अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूं तो उसका क्या मतलब? तो मैं देखिए आप कैसे कैसे लिख रहा हूं, हीट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एक्स सॉलिड, एक्स सॉलिड के डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं, कहां से लेके? फ्रॉम 1 मोल वाटर टू 2 मोल वाटर इज इक्वल टू -B माइनस ऑफ -A, दैट इज -B प्लस A। समझो बात को, दिस इज हीट ऑफ डाइल्यूशन फ्रॉम 1 मोल वाटर टू 2 मोल वाटर। यानी हीट ऑफ डाइल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? आप ये बताइए सर, कहां से लेके कहां तक डाइल्यूट कर रहा है? अच्छा और दिखाता हूं तुम्हें, जरा अपने आप समझना। हीट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एक्स सॉलिड फ्रॉम 1 मोल वाटर टू 10 मोल वाटर कितनी आएगी जरा बताइए? सर 1 मोल में -B निकली, 10 मोल में -C निकली, सर दोनों को माइनस कर देते हैं, दिस इज -B प्लस C। सर दैट इज हीट ऑफ डाइल्यूशन फ्रॉम 1 टू 10। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं हीट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एक्स सॉलिड फ्रॉम 2 मोल वाटर टू 10 मोल वाटर, वो कितनी आएगी सर? 2 मोल के केस में -B निकली और 10 मोल के केस में, नहीं 2 में कितनी निकली थी?
गड़बड़ कर दिया लग रहा है। 10 मोल में सी थी ना, माइनस सी माइनस ऑफ माइनस बी, दैट इज माइनस सी प्लस बी, है ना। हाँ ठीक है, और इसी तरह से यहां भी सही कर लेते हैं। सर आपको चाहिए 2 से 10, देखना जरा, 10 में सी थी ना, 1 में ए थी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए, दैट इज माइनस सी प्लस ए। इसी तरह से यहां हो जाएगा 2 से 10 यानी 10 में माइनस सी थी और 2 में बी थी, दिस इज माइनस सी प्लस बी। क्लियर है? यानी हम ये बताना चाह रहे हैं जो हीट ऑफ डाइल्यूशन है ये बदलती रहती है। हीट ऑफ डाइल्यूशन किसी सॉलिड की वो बदलती रहती है, इट डिपेंड्स ऑन डाइल्यूशन रेंज, बट हीट ऑफ सोल्यूशन इज फिक्स माइनस टी। समझो बात को, यानी यहां से जो काम की बात है क्या लिख सकते हैं, हीट ऑफ सोल्यूशन इज अ फिक्स वैल्यू, हीट ऑफ सोल्यूशन इज अ फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन ये पहली बात हो गई, लेकिन दूसरी बात क्या है, हीट ऑफ डाइल्यूशन डिपेंड्स ऑन डाइल्यूशन रेंज। डाइल्यूशन रेंज, आप कहां से लेके कहां तक डाइल्यूट कर रहे हैं वो हीट ऑफ डाइल्यूशन डिसाइड करेगा। जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आई बात? क्लियर है? वैभव कह रहे हैं आप इंस्टा पर ऑलरेडी फेमस हैं। कैसी बातें कर रहे हो? इंस्टा पर सब, अगर मैं फेमस होता तो मेरे करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं। आप समझ बात को, गिने चुने फॉलोवर्स हैं, बाकी लोगों के फॉलोवर्स देखिए कितने खतरनाक खतरनाक है। तो हम बिल्कुल फेमस नहीं। हाँ लेकिन ये कि धीरे धीरे करके हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके हो जाएंगे। क्लियर है भाई? नीलाक्षी के समझ में आ गया, आयुष के भी समझ में आया है, रग रग में बस गया, श्रुति बहुत बढ़िया, खून में बस गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तो ये आसान सा था। तो कभी इस पर कोई ऑब्जेक्टिव आता है, कोई सवाल आता है, तो अपने हिसाब से समझ लेना कि भाई हीट ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब है और हीट ऑफ डाइल्यूशन का क्या मतलब है। तो कभी हमसे ऐसे पूछे कि क्या हीट ऑफ सोल्यूशन और हीट ऑफ डाइल्यूशन सेम होती है, तो आप बता दीजिएगा हीट ऑफ सोल्यूशन का मतलब है भर कर पानी डाल दो, जितनी निकलनी निकल गई ऐसी की तैसी। ठीक। अगर हीट ऑफ डाइल्यूशन की बात करता है तो इसका मतलब आप डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का मतलब पानी डाल रहे हैं। तो जहां से लेके जहां तक भी डाइल्यूट कर रहे हैं वो रेंज की जो हीट ऑफ डाइल्यूशन होगी वो आप नीचे और ऊपर को माइनस करके निकाल लें। क्लियर है? क्लियर है? एक मिलियन, बाप रे, 1 मिलियन तक तो हम शायद, पता नहीं। हीट देना पार्ट है क्या गुरुजी ये रिएक्शन में खुद से आता है? हाँ, हीट देना पड़ता है। नहीं तुषार, जनरली ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है। जब आप पानी में किसी सॉल्यूट को डालते हैं तो हीट निकलती है, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जैसे KCl या नमक भी ऐसा होता है जिसका डाइल्यूट करने से जिसका हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव आती है, थोड़ा सा स्लाइटली एंडोथर्मिक प्रोसेस। उस हीट का मैग्नीट्यूड लगता है माइनस लेना जरूरी है। हाँ, अब हीट का मैग्नीट्यूड जनरली माइनस में ही होगा। वो सवाल में जो देगा वही रख देना, तुम अपनी अकल मत लगाओ ना यार। वो देगा -20 निकली माइनस रख देना, +20 रखी प्लस रख देना, जो देगा वो रख देंगे, खत्म। सर पहली बार इतना क्लैरिटी समझ आया, बहुत बढ़िया। सर -286 ग्रेफाइट का है, -286 ग्रेफाइट का है। अच्छा तो ग्रेफाइट का रख लेना, जो यार दिया जाए वो समझ लेना। आप देखो पकाओ मत तुम, ठीक है। आंसर आ गया, सुहाना से बात कर दीजिए। सर सुहाना से बात कर दीजिए, सुहाना से बात कर दीजिए, सुहाना बात कर ली। सर रिएक्शन भी लिखना आना चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें तो आनी चाहिए। आ, आ, हाँ, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो वो उस सूरत में फिर
कंबशन नहीं बोला जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताइए कि क्या ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम जो है आप हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन रख सकते हैं, तो आप साफ साफ मना कर दीजिएगा कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच कुछ तो होगा ही, जो भी हीट का लेन देन चल रहा है, लेकिन आप इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ये नहीं रख सकते। ये कार्बन की कंबशन इंथैल्पी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर कार्बन के कंबशन की इंथैल्पी का मतलब है एक ऐसी रिएक्शन का डेल्टा एच जो कि कार्बन के कंबशन की रिएक्शन हो। सर ये कार्बन के कंबशन की रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि कार्बन कंप्लीटली कंबशन शो ही नहीं कर रहा है। यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां 2 है, और कार्बन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो 4 होती है। तो इसका मतलब है सर इस रिएक्शन का डेल्टा एच कुछ तो होगा, बट इट इज नॉट कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन। सर उसे आप कार्बन की कंबशन एंथैल्पी नहीं कह सकते। हां, अगर कोई यह कहता है कि क्या मैं इस रिएक्शन के डेल्टा एच को फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकता हूं, तो आप इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जरूर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन है। कैसे पता? सर इसलिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है उसके कंस्टिट्यूएंट्स की मोस्ट स्टेबल स्टेट से सर, सो दैट मींस दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन तो बोला जा सकता है, लेकिन इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम कंबशन ऑफ कार्बन नहीं बोला जा सकता, क्योंकि कंबशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन थी जिसमें पूरा। और हम कह रहा है सर अगर आप फेमस हो जाएंगे तो पढ़ाना छोड़ देंगे। नहीं दोस्त, अभी जितना भी फेमस है पढ़ाने से ही है, आप समझ बात को। तो जो भी है, क्लियर है? आदित्य, इंस्टाग्राम क्या है? अरे आदित्य, इंस्टाग्राम ढूंढने में किसी का टाइम लगता है? फैसल रजाक टाइप करो, इंस्टाग्राम बाहर आ जाएगा। गजब आदमी यार। फेमस होंगे तो पढ़ाना छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, आराम, ऐसा नहीं कुछ करेंगे। बहुत बढ़िया। आ, ठीक है। गौरवी कह रही है सर आप मेरा डाउट नहीं देखते। गौरवी ऐसा तो नहीं है, तुमने ऐसा कौन सा कमाल का डाउट लिख दिया? गौरवी तो कहीं मिल नहीं रही है इसमें। गौरवी कहीं तुम्हारा कोई डाउट नहीं बेटा, कोई डाउट नहीं। आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए सर और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम ये हीट ऑफ डाइल्यूशन वगैरह की कुछ कुछ बातें थी। अब कुछ एक आध सवाल तुम्हें करने के लिए भी दे रहा है, कुछ और सवाल तुम्हें करने के लिए देंगे, और भी सवाल करने के लिए देंगे। ये तो हमने करे भी थे शायद, हमें लगता है बड़े सीधे सीधे सवाल थे, है ना? आ, अब और आगे बात करते हैं। और अब जो बात हम कर रहे हैं अब वो होगी, हाँ, जो अब नेक्स्ट बात करना चाह रहे हैं वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। द नेक्स्ट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चलिए इसको भी आज खत्म कर देते हैं, बड़ा आसान है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या मतलब? सर देखिए वही है ना, अब तो नाम वाम जो रखना रखते रहिए। अब तो क्या, अब तो हमें बात ही समझ में आ गई सारी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है सर एक ऐसी रिएक्शन हो रही है, एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और अगर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के डेल्टा एच को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम दे दिया जाएगा। बस ये है कहानी। क्लियर है? यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एसिड बेस रिएक्शन हो रही। तो एक चीज को ध्यान रखते हैं, व्हेन एसिड reacts with base to form 1 mole water, then the heat involved in the reaction is known as heat of neutralization. उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम दे दिया जाता है।
यानी जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हो इस तरह से कि 1 मोल वाटर बन रहा हो, तो उस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रख दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल एकदम। उस रिएक्शन का रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी बात करें तो जैसे HCl और NaOH की आपस में रिएक्शन हो रही, तो अगर HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? HCl और NaOH अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो HCl आया और NaOH आया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaOH बना रहे हैं, सॉरी NaCl बना रहे हैं और H2O बना रहे हैं। ये रिएक्शन, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सर इस रिएक्शन में भी एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बना रहा है। दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रखा जाएगा। दिस इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखते हो जानते हो, HCl हो गया, और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से अगर 1 मोल वाटर बन रहा हो तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रखा जाएगा। ठीक, चलिए सर जरा एक बार इसकी वैल्यू के बारे में सोचते हैं। सर HCl के बारे में दुनिया जानती है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये वाटर के अंदर एक्वस मीडियम में 100% डिसोसिएट करेगा। यानी HCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? H++Cl-, और इसके लिए मुझे एनर्जी नहीं देनी। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो 100% खुद ही डिसोसिएट कर जाते हैं। NaOH की बात करें तो NaOH के केस में सर NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, सर वो भी डिसोसिएटेड फॉर्म में ही नजर आएगा। और नमक के बारे में अगर बात करें तो नमक हमारा सॉल्ट है, और सॉल्ट भी 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में ही नजर आते हैं। पानी तो पानी है सर। यानी कहने का मतलब यह हुआ जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट कैसा भी हो, वो 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी नहीं देनी, वो अपने आप ही डिसोसिएट कर जाता है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ सर HCl इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, NaOH इस फॉर्म में, NaCl इस फॉर्म में, और पानी तो पानी है। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा सर, ये जो Na है और ये जो Cl, ये Na और ये जो Cl, सर ये तो हमने कैंसिल कर दिया। तो जो एक्चुअल इक्वेशन है न्यूट्रलाइजेशन की वो क्या है? H++OH माइनस गिव्स H2O। सर ये एक्चुअल इक्वेशन, और इस एक्चुअल इक्वेशन में क्योंकि ये एक फिक्स इक्वेशन लगती है कि H+OH माइनस मिलकर H2O बना रहा है, तो इससे ऐसा लगता है कि सर यहां से कुछ एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। सर इस रिएक्शन से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। तो जो भी एनर्जी बाहर निकल के आ रही है सर, वो एनर्जी एक फिक्स एनर्जी है जिसकी वैल्यू हमें पहले से याद है, इट इज -13.7 किलो कैलोरी। सर ये 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकल के आ रही है। आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये इतनी एनर्जी बाहर निकल के आती है, यानी जब कभी भी H+OH माइनस मिलकर पानी बनाएंगे 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी, इसलिए मैंने माइनस लगा रखा है। बात समझ, दिस इज इवॉल्व्ड एनर्जी। ठीक सर, ये तो HCl और NaOH के केस में निकल के आ रही है सर, ये तो फिक्स हो गई सर। अगर मैं मान लीजिए NaOH की जगह कोई और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता, हमने कहा ले लीजिए, आपको जो लेना ले लीजिए। मान लीजिए उसने कहा कि भाई जैसे ऐसे ही ले लेते हैं, ऐसे ही ले लिया, उसने कहा कि भाई मैं KCl और नहीं, KCl नहीं, HCl और दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा ऐसे, तो क्या बनेगा? तो सर KCl और वाटर बनेगा। ऐसे में फिर अगर मैं बोलूं तो HCl सर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएट करेगा। KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% डिसोसिएट करेगा। KCl तो सॉल्ट है, 100% डिसोसिएट करेगा ही करेगा, और पानी तो पानी है। तो ऐसे में क्या होगा सर, ऐसे में फिर अगर आप देखें तो ये रिएक्शन आपकी फाइनली वही रिएक्शन बनेगी, कौन सी? H++OH माइनस गिव्स H2O। और जब रिएक्शन सेम है तो सर जो हीट बाहर निकल के आएगी वो हीट फिर से क्या होगी? -13.7 किलो कैलोरी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो 13.7 किलो कैलोरी माइनस में होती है। यानी जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो 1 मोल या एक इक्विवेलेंट एसिड जब एक इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज करेगा तो जो भी हीट इवॉल्व होगी सर, दैट विल बी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एसिड हमेशा स्ट्रांग ना हो। मान लीजिए कोई वीक एसिड रिएक्ट कर रहा हो, हाँ, तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। सर क्या वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है? हाँ, वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का केस जो हमें समझ में आ रहा था, दिस इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का केस है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल था ना सर कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते। हाँ, ये भी पॉसिबल है सर, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस मान लीजिए NaOH ले लिया।
दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन तो वही है, सॉल्ट और वाटर बनेगा सर। ठीक, अब इस रिएक्शन के डेल्टा एच की बात करते हैं। तो क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? हाँ। इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रखा जाएगा। हाँ सर, लेकिन इसको थोड़ा सा और समझ के देखते हैं। एसिटिक एसिड भी 100% डिसोसिएट करेगा, क्या ऐसा है? ना सर, एसिटिक एसिड वीक एसिड है सर, ये 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, लेकिन एनीवेज 100% डिसोसिएट करेगा। और ये जो सॉल्ट है ये भी 100% डिसोसिएट करेगा, क्योंकि सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वाटर तो वाटर है। ऐसे में सर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सर फिर से अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन मेरी यही बन रही है। अगर आप रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन क्या आएगी सर? रिएक्शन आएगी H प्लस OH माइनस गिव्स H2O। सर ये रिएक्शन, तो ऐसे में फिर से जो हीट निकल रही है वो कितनी निकल रही है सर? फिर से जो हीट निकल रही है वो 13.7 ही तो होनी चाहिए सर। जो हीट निकल के आएगी वो 13.7 निकल के आएगी। कह रहा नहीं, निकलनी तो 13.7 ही चाहिए। ये देखिए बाहर निकल रही, लेकिन अंदर से एक आवाज आएगी, कहां चल दिए, थोड़ा सा इधर आओ। हमने कहा तुम कौन? कह रहा है हम एसिटिक एसिड। हमने कहा तुम हमें क्यों बुला रहे हो? कह रहा हम वीक एसिड हैं। हमने कहा तो? कह रहा वीक एसिड 100% खुद से डिसोसिएट नहीं कर सकता, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको पूरी तरह से आयनाइज करने के लिए। तो इस एनर्जी का जो बाहर निकल रहा था उसका एक हिस्सा इस एसिटिक एसिड को 100% आयनाइज करने में खर्च हो जाएगा। यानी अगर वो हिस्सा क्यू है, यानी अगर एनर्जी का एक हिस्सा क्यू है, तो जो अब बाहर निकल के आएगी सर वो -13.7 में से आपको क्यू माइनस करना पड़ेगा। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये जो क्यू मतलब समझ रहे बात को, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो ये बाहर निकल के आएगी। जैसे मान लीजिए हमने 1 एनर्जी अंदर बुला ली, तो 13.7 निकलनी चाहिए, उसमें से एक इधर चली गई, तो अल्टीमेटली कितनी निकली? 12.7। सो द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन विल बी -12.7। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि निकल रही है। क्लियर है? ये वाली बात समझ गई? व्हाट इज क्यू? क्यू के लिए अगर कोई पूछे तो क्या लिखेंगे? दिस क्यू इज द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिटिक एसिड। तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है? इस रिएक्शन के डेल्टा एच को क्या लिखेंगे, जिसको आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह रहे हैं? दिस इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कितनी आ जाएगी? -13.7 प्लस क्यू। ये हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। क्लियर है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लोग वीक हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। उसमें क्या, चलिए ये वाला भी केस ले लेते हैं, वीक एसिड प्लस वीक बेस। क्या होगा सर? दोनों वीक ले लीजिए। जब आप दोनों वीक लेंगे तो मान लीजिए ये रिएक्शन है CH3COH, ये वीक एसिड हो गया, और दूसरा वीक बेस ले लेते हैं NH4OH। इनके मिलने से अमोनियम एसीटेट बनेगा और पानी बनेगा। सर ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोला जाएगा ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस। सर लेकिन होगा क्या? सर एसिटिक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, चलो ठीक है, थोड़ी एनर्जी देके करवा लेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, चलो ठीक है, कुछ एनर्जी देके करवा लेंगे। लेकिन सर अमोनियम एसीटेट तो सॉल्ट है सर, सॉल्ट 100% इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट करता है सर, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और पानी तो पानी है सर। तो ऐसे में अगर ध्यान से देखें तो इस बार भी जो रिएक्शन है वो क्या है सर? ये कैंसिल हो जाएंगे सर। और अल्टीमेटली जो आपको रिएक्शन मिलेगी वो रिएक्शन क्या मिलेगी सर? H प्लस OH माइनस गिव्स H2O। सर वही रिएक्शन है सर। तो ऐसे में जो हीट बाहर निकल के आएगी वो कितनी होगी सर? 13.7। इसमें क्या सोचना है सर? 13 सेम इक्वेशन है सर, 13.7 निकलेगी। लेकिन जैसे ही निकलेगी तो अंदर से क्या आवाज आएगी? कहां चल दिए, थोड़ा इधर तो आओ। तो हम इधर चले गए। हमने कहा अच्छा अच्छा, हम याद आ गया, एसिटिक एसिड को कुछ एनर्जी चाहिए। कितनी सर? उसको Q1 चाहिए। ऐसे फिर उसने कहा अब तो हो गई बात। फिर अंदर से आवाज आई, कहां चल दिए, थोड़ा और आओ। हमने कहा तुम कौन हो? कह रहा है अब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैं, कुछ हमें भी चाहिए क्योंकि हम भी वीक बेस है। यानी जो हीट अब बाहर निकल के आ रही है वो हीट -13.7 में Q1 और Q2 हटा कर निकाली जाएगी। आप समझ रहे बात को? यानी इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो कितना होगा? डेल्टा एच होगा -13.7 निकलनी चाहिए, उसका कुछ हिस्सा खर्च हो गया, तो ओवरऑल कितनी निकल के आती है सर? इतनी निकल के आती है। सो द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस।
What is Q1? Q1 is the ionization energy of acetic acid, and what is Q2? Q2 is the ionization energy of ammonium hydroxide. ये जेई के एडवांस और मेंस लेवल पर इस पर सवाल बनाए जा चुके हैं। वो कह रहा है हीट जो निकल के आती है -12 निकल के आती है। हमने कहा अरे निकलनी तो 13.7, 12 क्यों निकल रही है? इसका मतलब जो 1.7 है वो इन दोनों को तोड़ने में खर्च हो रही है। सो द डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज टू थिंग, दीज टू एसिड बेस विल बी 1.7 ओवरऑल। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या यहां तक समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये देखिए, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना, कर पाओगे कि नहीं, सिर्फ हाँ या ना में। इसकी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, और एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है। हां या ना, सिर्फ हां या ना में जवाब दो, बात खत्म। हां या ना, क्लियर है? नो, निखिल कह रहा है नो। निखिल भाग जाओ तुम यहां से, अभी एक दो बच्चे ना वाले भी। अंशिका कह रही नो। अरे अंशिका क्या लल्लू हो क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की दे रखी है, माइनस इतनी निकलनी चाहिए, निकल तो इतनी रही है, तो बाकी कहां गई? इन दोनों का अंतर कहां गया? सर इन दोनों का अंतर इसको तोड़ने में खर्च हो गया वीक एसिड को, वही आयनाइजेशन एनर्जी है, तुम घटा नहीं पाओगे दो लोगों को। कितने बड़े लल्लू हो भे। अनुपम शुक्ला नोप, गोप, भागो यहां से। क्लियर है? समझ में आ गया ये? नहीं, पोल वोल नहीं करवाएंगे, पोल करवा दो, बस यही खेलते रहो। ठीक है, तो चलिए आज इतनी बात करेंगे, कल इसके बारे में और बात करेंगे, है ना? कल थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास में और बात करेंगे। कुछ सवाल भी करने के लिए दे रहा हूं मैं, और आज कोशिश करते हैं वो एक शीट भी जो है वो तुम्हें प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि जो है आप उससे कुछ सवाल और लगा ले फर्स्ट लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो जल्दी से आंसर तो मुझे नहीं पता, आंसर दोनों को माइनस करके आएगा, क्योंकि वो प्लस में आएगा जो भी आंसर आएगा, क्योंकि वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी आप उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं दैट इज पॉजिटिव। तो जो भी आएगा दोनों को माइनस करके आप आंसर लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। लगे रहिएगा, कोशिश करिएगा, और जितना मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा, है ना? लगे रहिए। हाँ, होमवर्क के लिए आज शीट दूंगा, मैंने बताया ना, आज मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए कि जो है वो शीट दे देता हूं तुम्हें। उससे कुछ सवाल हैं जो 20-25 सवाल 30 सवाल होंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर डालिएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।